तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हफ्ता भर मेरी क्लास नहीं हो पाई। मुझे बहुत ज़रूरी अपने चाचा जी के बेटे मतलब मेरे कज़िन की शादी में जाना पड़ा और वो जाना बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि चाचा जी ने हमारा हर टाइम पर हर घड़ी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आई वो हमारे साथ हमेशा बने रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान सच में बुरे टाइम में आपका साथ देता है असलियत में वही आपके अपने होते हैं। और मेरे चाचा जी ने एक दौर जीवन का जब ऐसा था जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं है, अब शायद दोबारा से लाइफ अच्छी नहीं आ पाएगी या ट्रैक पे नहीं आ पाएगी, उस टाइम उन्होंने हमारा साथ दिया। इसलिए हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती थी हम सभी बहनों की कि हम चाचा जी को उस टाइम पे उनके साथ खड़े हों। तो इसलिए हफ्ते भर का ब्रेक मैंने पहली बार शायद आईसीएस बनने के बाद, जब से आईसीएस है 10 सालों से कभी मैंने इतनी लंबी छुट्टी नहीं की, लेकिन ये पहली दफा था जब मैंने 5-6 दिन की छुट्टी की। और ये लाजमी भी था क्योंकि जिस आदमी ने आपका बुरे टाइम में साथ दिया हो ये बहुत जरूरी होता है कि उसकी हर खुशी में हर दुख में आप उसके साथ खड़े रहें। चलिए, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं हैप्पी बर्थडे के। बहुत 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 दिल से शुक्रिया सभी लोगों को। और बहुत खूबसूरत मैसेजेस लोग लिख रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने कहा मैम आप हमारे लिए बड़ी बहन की तरह है या आप हमारे लिए बड़ी सिस्टर की तरह या माँ की तरह है। तो मैं सभी लोगों का शुक्रिया करती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर कोई मुझे देख के ये फील करता है कि उसको लाइफ में एक मोटिवेशन फील होता है या वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि हम भी अपने टीचर्स को देख के, अपने से बड़ों को देखकर ही जीवन में किसी मुकाम तक पहुंच पाए। और मेरे लिए ये अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, प्राउड की बात है कि कुछ लोग मुझे भी अपना जीवन में आइडियल मानते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी मैम जैसे बन जाएं या मैम की तरह सही रास्ता पकड़ लें। तो मैं तो भगवान से दुआ करूंगी कि जितने लोग मेहनत करते हैं, अपना कर्म करते हैं, जो लोग समाज में अपना किसी भी तरह से अच्छा योगदान देना चाहते हैं, उन सबको तरक्की मिले, उन सबको कामयाबी मिले। आप हमेशा जीवन में खुश रहें, आपके परिवार वाले हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते आपका जीवन बीत जाए। और जीवन को जब आप जीवन के अंत समय तक पहुंचे तो आप देखें कि जीवन सच में बहुत छोटा सा था और बहुत हंसी खुशी बीत गया। तो इन्हीं दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ना स्टार्ट कराया था, पढ़ाना, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। मुझे याद नहीं मैंने ये टॉपिक शुरू कराया कि नहीं कराया क्योंकि लगभग 10 दिन हो गए हैं, 10-11 दिन मैं क्लासेस ले नहीं पाई थी। 19-20 को बता रहे हैं लास्ट क्लास हुई थी। चलिए, अब कोशिश करूंगी इसकी डेली क्लासेस लूं और टॉपिक काफी हद तक बेस तो मेरे ख्याल तुम लोगों का तैयार हो गया क्योंकि हमने राजनीति अपनी पढ़ ली थी, अपना प्रशासन पढ़ लिया था, जिलेवार परिचय पढ़ लिया था, पर्यटन स्थल पढ़ लिए थे। तो एक आइडिया आपके दिमाग में बन गया होगा कि हरियाणा कैसा है, सभ्यता संस्कृति यहाँ किस तरह से फली फूली है, कैसे यहाँ के लोग जो हैं पर्यटन स्थलों पे जाते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, ऐतिहासिक महत्व कितना है। और हरियाणा एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी पावन धरती है जहाँ भगवानों ने भी जन्म लिया, जिसको देवकृत योनि का नाम दिया गया, यानी देवताओं का जन्म भी इसी मिट्टी में, इसी धरा पर, इसी जगह पर हुआ। हमारे लिए प्राउड की बात है क्योंकि हम सब हरियाणा की इस मिट्टी को बिलोंग करते हैं। तो हरियाणा की एक बेसिक समझ हम सब में बन चुकी है। अब उसको हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि जैसे हरियाणा में कौन सी हस्तियां इंपॉर्टेंट हुई, हरियाणा में कितनी तरह की मिट्टी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कौन सी नहरों का जाल है, कौन से यहाँ पे बिजली के बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए गए। तो ऐसे करते करते कुछ दिनों में तुम देखोगे तुम्हें हरियाणा लगभग लगभग समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बेस का काम बन चुका। अब उसके ऊपर आगे की चीजें जो है ना, जैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज का, अगर वो समझ में आ जाए तो आगे की चीजें बहुत आसान दिखती हैं। अब तुम सब जानते हो कि आपके 6 मंडल कौन कौन से हैं भाई, घर के एम, फिर कैसे उनमें अलग अलग जिलेवार, जैसे ऊपर की बात करें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र एक मंडल में आते हैं। फिर करनाल, कैथल, पानीपत एक मंडल में आते हैं। फिर सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और जींद एक मंडल में। फिर बीच का मंडल रोहतक, सोनीपत, और इस तरफ जाएं तो अपना ये चरखी दादरी, भिवानी और झज्जर। फिर नीचे की पट्टी में गुड़गांव और आपका रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। फिर सबसे नीचे फरीदाबाद, पलवल और मेवात या नूह। तो हरियाणा का एक मैप आपके दिमाग में अब छप गया होगा और आप कोई भी क्वेश्चन पूछें तो आप उस मैप को एनालाइज करके आंसर देने में सक्षम हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो तुम पढ़ ही रहे होगे। चलिए, आज हम पढ़ना शुरू करेंगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व का टॉपिक। हरियाणा में ऐसी ढेरों पर्सनालिटीज ने जन्म लिया। खिलाड़ियों की बात करें, राजनीतिज्ञों की बात करें, नेताओं की बात करें, कोई बॉलीवुड कैरेक्टर्स की बात करें, कोई गायकों की बात करें, रागनियों में अपनी बात करें, तो हर जगह हरियाणा के लोगों ने परचम फहराया। चाहे वो कोई भी क्षेत्र आप उठा के देख लीजिए,
जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि खेल से लेके और बॉलीवुड या कोई मेडिकल फील्ड की बात करो या कोई एडवोकेट की बात करो, जजेस की बात करो, तो हरियाणा का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है इस पूरी धरती पर, इस दुनिया में, इस भारत में, जिसमें हरियाणा के लोगों ने अपना परचम न फहराया हो। तो एक एक करके हम हस्तियों को पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे करके हम देखेंगे लगभग चीजें हमें समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करते हैं। प्राचीन काल से ही हरियाणा प्रतिभाओं की महान भूमि रही है। हमारे देश में, हरियाणा में खासकर, प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं थी। एक से एक बढ़ के प्रतापी राजाओं ने इस धरा पे जन्म लिया। एक से बढ़ के एक पुराने युद्धों की बात करें तो महान योद्धाओं ने इस भूमि में, रणभूमि में लड़ाई की। और देश की सबसे बड़ी अगर लड़ाई की बात करते हैं तो महाभारत का जिक्र आता है, और महाभारत भी इसी पावन धरती पर लड़ा गया। 18 दिन तक चलने वाला युद्ध था, जिसमें धर्म की विजय हुई थी और अधर्म का नाश हुआ था। इसमें श्री कृष्ण भगवान या कहें युधिष्ठिर और पांचों पांडव, दूसरी तरफ देखें तो जो अपने भीष्म पितामह हैं, जो गंगा के बेटे थे। तो ऐसे ढेरों कैरेक्टर हैं हरियाणा के इतिहास से जुड़ी। फिर देखें राजा महाराजाओं की बात करें तो आपके पृथ्वीराज चौहान का जो टाइम पीरियड था वो यहाँ पे उनकी कचहरी थी, उनका किला था, वो यहाँ न्याय किया करते थे। इस मिट्टी में ही उन्होंने 2 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, 1191 में और 1192 में। फिर देखें तो हर्षवर्धन नाम का भी एक राजा था जो उत्तर भारत का महान सम्राट था। यहाँ देखें तो हेमचंद्र विक्रमादित्य था। यानी कहने का ये मतलब है कि राजा महाराजाओं की बात करो या प्राचीन इतिहास की भगवानों की, देवताओं की बात करो या आज की बात कर लें, तो हरियाणा की इस पावन धरा पर, इस पावन मिट्टी पर पुराने टाइम से लेकर मध्यकाल पढ़ा हम लोगों ने, प्राचीन काल पढ़ा हिस्ट्री में, या आज बात करें आधुनिक काल की, महात्मा गांधी ने हरियाणा के न जाने कितने चक्कर लगाए। लाला जी की तो कर्म भूमि ही हमारा हरियाणा का हिसार रहा। ऐसे ढेरों नाम हैं, एक एक का नाम तो क्या गिना जाएगा। हाँ, जब पढ़ेंगे तो एक एक को पढ़ेंगे कि इन सब का योगदान है प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में और आपके आधुनिक भारत में, आजादी की लड़ाई तक। तो हम देखें तो आज भी हरियाणा एक बड़ा योगदान दे रहा है। चाहे देश की जीडीपी की बात कर ले या देश में मेडल्स लाने की जब भी बात होती है तो पूरे देश के खिलाड़ी एक तरफ और हरियाणा के, अकेले हरियाणा के खिलाड़ी एक तरफ। हमारा नंबर पूरे देश के मुकाबले ज्यादा आगे रहता है, कारण यहाँ दूध दही का खान पान है, यहाँ की मिट्टी में, लोगों में। और कोई ऐसा नहीं कि नॉन वेजिटेरियन है हम, हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उसका बड़ा प्रतिशत तो नॉन वेजिटेरियन खाता ही नहीं, वो खाते ही नहीं नॉन वेज। सिर्फ दूध दही के दम पे वो इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में न जाने कितनी बार हरियाणा की पताका फहराई है। वो अलग बात है कि वहां हम हरियाणवी नहीं होते, वहां हम भारतीय होते हैं, क्योंकि जब बात होती है पूरे देश को रिप्रेजेंट करने की तो कोई हरियाणा सोच के नहीं खेलने जाता, फिर हम ये सोच के हमारे खिलाड़ी खेलने जाते हैं कि हमें भारत का तिरंगा ऊपर पहुंचाना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन काल से ही हरियाणा प्रतिभाओं की महान भूमि रही है। यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास, जैसे हमने राजाओं की बात की, राजनीति में आपके बंसीलाल जी जो देश में आला कमान, पीएम इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज में थे, देश में रेल मंत्री वो बने, देश के रक्षा मंत्री वो बने। तो कितनी बड़ी पोस्ट है, कैबिनेट पोस्ट पे आपके राज्य से न जाने कितनी बार कितने बड़े बड़े लोग बैठे। साहित्य की बात करें, लिटरेचर की बात करें तो हरियाणा में ढेरों सौंदर्य के ऊपर और भगवानों के ऊपर ढेरों रचनाएं लिखी गई। इनफैक्ट जो आपका पहला बड़ा महाकाव्य जिसको आप कहते हैं, महाभारत जिसको आप कहते हैं, ये आपकी पावन धरती पर ही तो लड़ी गई लड़ाई थी। तो साहित्य से तो हमारा पुराना नाता है। फिर कला की बात करें तो कलाओं में यहाँ आप तरह तरह का खेलना भी एक कला है। या बात करें अगर कपड़े की तो फुलकारी हमारी पहचान है। भाई फुलकारी जो है, जो दुपट्टों पे रेशम के धागों से जो वो कलाकारी की जाती है उसको फुलकारी का नाम दिया जाता है, जिसके कि दुपट्टे ऑल ओवर वर्ल्ड जाने जाते हैं। तो फुलकारी हमारी एक कला है, खेलना भी हमारी कला है। हमारे यहाँ पे पुराने टाइम में ढेरों इस तरह के सांग और ये सब चीजें जो थी ये कला का एक पार्ट थे। खेलों में तो है ही खैर हम नंबर 1। आदि से अनेक महान विभूतियों का पदार्पण हुआ है, जिनमें से कुछ को पढ़ेंगे। ये मुझे कह रहे थे कि शायद आपने थोड़ा बहुत ये पढ़ा दिया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा इसको 1-2 को पढ़ लेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है। एक्स्ट्रा चीजें जितनी आ जाए उतनी बेहतर। सबसे पहला लिखा है हर्षवर्धन का नाम। आप सब जानते हैं शायद, हर्षवर्धन मैंने
एक छोटी सी कहानी आपको बताई थी। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के बेटे थे, राज्यवर्धन इनके बड़े भाई थे, इनकी बहन थी राज्यश्री। उनकी कहानी देखो मैंने शायद जितना मुझे याद आ रहा है तुम्हें सुनाई थी कि कैसे कन्नौज के राजा के साथ इन्होंने अपनी बहन की, या कह लीजिए प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी का रिश्ता किया, लेकिन उसके कन्नौज पे नजर थी किस किस की, एक तो बंगाल के शासक की और एक मालवा के शासक की। इन दोनों ने मिलकर कन्नौज के उस राजा को मार डाला, यानी प्रभाकर वर्धन की बेटी के हस्बैंड की हत्या कर दी, जिसका बदला लेने गए राज्यवर्धन, हर्षवर्धन के बड़े भाई, उनका भी चालाकी से मर्डर कर दिया। इसीलिए हर्षवर्धन को 16 साल की छोटी सी एज में गद्दी संभालनी पड़ी, और गद्दी पर बैठकर लोगों को लगा कि अब ये कुछ कर नहीं पाएगा, बच्चा है, लेकिन इन्होंने प्रूफ किया कि अगर ताकत हो, हिम्मत हो, आपके मन में जज्बा हो, तो उम्र मायने नहीं रखती, इंसान की नीयत अगर सच्ची और अच्छी हो। और इन्होंने अपने भाई की मौत का बदला, अपने जीजा जी की मौत का बदला लिया, और फिर अपनी प्रॉपर्टी को इतना बढ़ाया कि एक हिंदू अंतिम सम्राट अगर पूछते हैं तो हम बहुत बार कह देते हैं कि हर्षवर्धन थे। इन्होंने उत्तर भारत के बड़े इलाके पे पूरा एरिया अपने अंडर लिया, चाहे वो मालवा का हिस्सा था, एमपी यूपी का इलाका, चाहे वो हरियाणा पंजाब था या ये दिल्ली था, ये पूरी बेल्ट इनके अंडर थी। और साउथ की तरफ जब ये बढ़ने लगे तो इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि चालुक्य नरेश थे पुलकेशियन द्वितीय, जिन्होंने इसको हरा दिया था, इतने बड़े राजा को। ये एक नर्मदा नदी के तट पे लड़ी गई लड़ाई थी। ये लास्ट पॉइंट मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था, ये हमें हर्षवर्धन ने नहीं बताया, ये बताया जिसने इनको हराया था, यानी पुलकेशियन द्वितीय ने हमें बताया। उसके एक अभिलेख से हमें पता चला कि इस बड़े राजा को हराया था पुलकेशियन द्वितीय ने। चालुक्य नरेश था पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है। तो हर्षवर्धन के ऊपर बहुत सारी कहानियां, किताबें बताती हैं। इनका एक बिल्कुल इनका पर्सनल, जिसको आप कह सकते हैं राजकवि, जो इनके आश्रय में था, जिसका नाम था बाणभट्ट, उसने कई रचनाएं लिखी, लेकिन ज्यादा फेमस है उसकी हर्षचरित, जो इनके ऊपर फोकस करके लिखी गई है। इनके पूरे इतिहास, इनके परिवार, भाई इनके जीजा जी को मारा, इनके पिताजी, इनकी बहन, सबकी हिस्ट्री है उसमें। 8 अध्याय हैं। 3 में इनके पिताजी, इनके दादा परदादा, पुष्यभूति से लेके और राज्यवर्धन तक का इतिहास है, और फिर अगले 5 में उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है कि कैसे कैसे हर्षवर्धन ने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई, कैसे उसने यहाँ राज किया, और कैसे वो एक महान शासक बना। तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से हमें हर्षवर्धन के समय की जानकारी मिलती है, जिसमें 8 अध्याय हैं। 3 इसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में है, पुष्यभूति वंश का है ये, इन्हीं को वर्धन वंश भी कहते हैं, इनका वर्धन साम्राज्य कहलाता है, ठीक है। ये अंतिम राजा था, 606 से 647 तक इसने राज किया। और इसके टाइम में ह से है ना इसका नाम, हुएन सांग, चीनी एक यात्री था जो घूमने आया, उसकी एक किताब भी है सी यू की। उस किताब में उसने बहुत सारे इंडिया के बारे में बातें बताई हैं। तो हर्षवर्धन आपके यहाँ 606 में राजा बना। 600 प्लस होते ही हम कहते हैं 7वीं शताब्दी शुरू हो गई। आप जानते होंगे ना, शताब्दी हमेशा एक आगे की होती है। 2020 चल रहा है ना, इसका मतलब 21वीं शताब्दी चल रही है, क्योंकि 20 चल रहा है, 20 2000 तो 2020 चल रहा है, आप कहते हैं 21वीं शताब्दी। जब 21 कुछ लिखा जाएगा ना, मान लीजिए 2101 लिखेंगे आप, तो आप कहेंगे 22वीं शताब्दी चल रही है। यानी हमेशा शताब्दी एक आगे की बोली जाती है, इसलिए कहा जाता है हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी का राजा था। कारण 606 तो 600 क्रॉस कर गया, 7वीं शताब्दी का। किसका बेटा था? प्रभाकर वर्धन का, इसीलिए इसके साम्राज्य को वर्धन साम्राज्य भी कहा जाता है। इसके पिताजी के नाम में भी वर्धन, इसके भाई के नाम में भी वर्धन, और इसके नाम में भी वर्धन, ठीक है। तो हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का बेटा था। 606 से 647 ईसा पूर्व गलत लिखा है, ये थोड़ा टाइपिस्ट ऐसी गलतियां करते हैं, ये ईसवी है, ये एडी का राजा है, बिफोर क्राइस्ट का नहीं, ईसवी कर लेना इसको। तक थानेसर, थानेसर आज भी है कुरुक्षेत्र में। पुष्यभूति वंश, इसके वंश का नाम पुष्यभूति क्यों है? क्योंकि जिसने इस वंश की शुरुआत की, जिनके ये वंशज थे, इनके कभी परदादा के भी पुरानी पीढ़ी के लोग, उस राजा का नाम था पुष्यभूति। ये पहला आदमी है जिसने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट राजा हूं, भाई मेरा एक साम्राज्य है। था तो छोटा सा एरिया, लेकिन फिर भी उसने ये दिखाया कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और फिर जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई तो उनका नाम पड़ गया पुष्यभूति वंश। एक्चुअल में पहले राजा जिसने अपने आप को आजाद घोषित किया, स्वतंत्र घोषित किया, वो पुष्यभूति था। इसलिए इस वंश के 2 नाम हैं, पुष्यभूति वंश भी और वर्धन भी। देखो इनके नाम है प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, इसलिए वर्धन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 606 से 647। और जो घूमने आया हुएन सांग, वो कब आया था? वो इसी दौर में आया था, 634 के आसपास वो आया था, और फिर वो 12-13 साल यहाँ रहा था, लगभग 13-14 साल।
इन्हें उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 8वीं शताब्दी के बाद से तो मध्यकाल स्टार्ट हो गया, और मध्यकाल में आपके ऊपर अरबों का और तुर्कों का आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम आपने नाम सुना होगा। तो उस दौर में तो फिर हमारे यहाँ कोई प्रतापी राजा था ही नहीं, तभी तो विदेशी आके यहाँ अटैक करके इंडिया पे राज कर गए अगले 1000 साल तक, जिसको आप मध्यकाल कहते हैं। यानी ये अंतिम हिंदू सम्राट है। इसके बाद इतना ताकतवर हिंदू सम्राट कोई नहीं हुआ जो विदेशियों के आक्रमण से हमें बचा पाता। और इसीलिए 712 ईस्वी में जब पहला अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, उसके बाद से इंडिया की हिस्ट्री मध्यकाल का नाम लेती है। एक संक्रमण का दौर था राजाओं का। हिंदू, बौद्ध और जैन तो प्राचीन में थे। नया जो काल आएगा जिसको आप मध्यकाल कहते हैं, उसमें पूरे का पूरा इस्लाम धर्म का परचम लहराएगा। और आप 1000 साल की हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 99.9% उस पूरे दौर में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने ही राज किया। कभी सुल्तानों के नाम पे, कभी मुगल बादशाहों के नाम पे। ठीक है, तो हिंदू की अगर बात कर रहे हैं तो उत्तर भारत का अंतिम था ये। इसके बाद 1000 साल तक कोई दिखा नहीं। ये प्रसिद्ध विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, लेखक थे और विद्वानों के आश्रयदाता थे। मैंने आपको बताया बाण भट्ट इन्हीं के अंडर तो रहा करता था। तो ये खुद भी राइटर थे। इन्होंने 3 किताबें लिखी थी। नाग और रत्न प्रिय थे ना, इसको नाग रत्न प्रिय, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। किसकी किताबें हैं ये? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के ऊपर एक किताब है हर्षचरित। किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। बाण भट्ट इसका राजकवि था। ठीक है, आगे इन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तकों की रचना की। इंपॉर्टेंट है, नाग और रत्न प्रिय थे, इसको ऐसे ही याद करना। नाग और रत्न, भाई नाग और रत्न किसको प्रिय थे? हर्षवर्धन को। कब से कब तक राज किया? 606 से 647 तक। इसके टाइम में कौन विदेशी आया? हुएन सांग। किसके टाइम में? हर्षवर्धन। CU की उसकी किताब का नाम। 7वीं शताब्दी का राजा था, अंतिम हिंदू सम्राट था। 606 ईसा पूर्व नहीं है, वो गलत लिखा हुआ है, ईसवी कर देना उसको। ठीक है, 606 से 647 तक। चलिए, महिपाल एक छोटा सा राजा था। वैसे इंडियन हिस्ट्री में नाम नहीं है, लेकिन क्योंकि हरियाणा हिस्ट्री पढ़ते हैं इसलिए इसका नाम है। दिल्ली और आसपास के इलाके पे इसने कोशिश की थी अपना बढ़िया साम्राज्य खड़ा करने की, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। ठीक है, क्यों नहीं बन पाई थी? क्योंकि महमूद गजनवी इसके टाइम तक आ चुका था। देखो, महिपाल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के शासक थे, छोटे लेवल पे काम करते थे। इन्होंने मसूद कौन है? महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी है। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी दो बहुत बड़े नाम हैं। उसकी मृत्यु के बाद हांसी और थानेसर, हांसी आपका हिसार, थानेसर कुरुक्षेत्र, तो हिसार कुरुक्षेत्र सहित बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तो आप ये मान के चलो कि इस आदमी ने, जिसका नाम महिपाल है, हमारी हरियाणा की हिस्ट्री में एक टाइम पर इसने हिसार के आसपास का इलाका जिसको आप हांसी कह रहे हैं, और कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका जिसको आप थानेसर कह रहे हैं, इस पे इसने कंट्रोल किया था। अभी देखो हमने क्या पढ़ा था थानेसर पे, देखो ये था, ये ऊपर था ना थानेसर, पहले यहीं के थे वर्धन। अब वर्धन तो चले गए, तो 647 की घटना हुई, ये 1000 के आसपास आए। तो महिपाल दिल्ली के आसपास एक छोटा सा राजा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अनंगपाल द्वितीय इंपॉर्टेंट नाम है। ये वो आदमी है जिसने दिल्ली बसाई है। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई है, जिसको आप ढिल्ली का कहा करते थे। अनंगपाल द्वितीय ही बाद में जाके जो है ना ये सूरज कुंड का निर्माण करेगा। बहुत सारी किताबें कहती हैं सूरजपाल तोमर, आप ढूंढेंगे तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा नहीं। इसी का एक नाम था सूरजपाल। अनंगपाल और सूरजपाल दो अलग आदमी नहीं हैं। इन लोगों ने फरीदाबाद के आसपास, दिल्ली के आसपास खूब काम करवाया, और वहीं फरीदाबाद में सूरज कुंड, एक बड़ा सा तालाब, सूरज जैसी आकृति थी उसकी, इसलिए उसका नाम पड़ा सूरज कुंड। यानी सूर्य के शेप में एक कुंड, कुंड मतलब तालाब, ऐसा खुदवाया तो नाम पड़ गया सूरज कुंड। आज आप जानते हैं सूरज कुंड में हर साल क्राफ्ट मेला लगता है, और उस क्राफ्ट मेले में कोई ना कोई देश हमारा सहयोगी राज्य बन जाता है, सहयोगी राष्ट्र बन जाता है। और हमारे किसी स्टेट को हम जैसे एक प्रमोशन करने के लिए एक स्टेट को अपना इस तरह का फोकस में रख लेते हैं कि भाई ये स्टेट हमारा मेन है, इसको फोकस करके हमने सारे सूरज कुंड के मेले को सजाया है। तो ये सूरज कुंड इसी आदमी की देन है, अनंगपाल तोमर की। इसी ने दिल्ली बसाई है, अनंगपाल। ठीक है, तोमर वंश का है ये। अनंगपाल द्वितीय तोमर, तो अनंगपाल दो रहे होंगे इसलिए नाम पड़ गया अनंगपाल द्वितीय। तोमर इनका वंश है, वंश के शासक थे। इनके राज्य का विस्तार हरियाणा से दिल्ली तक था। मैंने बताया ना, ये अपना फरीदाबाद है, दिल्ली है, दिल्ली बसाई ही इन लोगों ने, तोमरों ने तो बसाई है दिल्ली, तोमर वंश ने। दिल्ली तक था। इनके राज्य की राजधानी क्या थी? दिल्ली।
फरीदाबाद के आसपास इन्होंने राज किया, दिल्ली के आसपास। अब आप खुद देखो, आपको अगर मैप याद है तो दिल्ली से नीचे की तरफ ही तो फरीदाबाद है भाई। फरीदाबाद, झज्जर और अपना सोनीपत और गुड़गांव, ये 4 जिले आपके दिल्ली को टच करते हैं ना। दिल्ली के उत्तर में बैठा है सोनीपत, दिल्ली के पश्चिम में बैठा है झज्जर, दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है गुड़गांव, और दिल्ली के बिल्कुल दक्षिण की तरफ पड़ता है हमारा फरीदाबाद। तो फरीदाबाद और दिल्ली ये एक ही इलाका मान लो। अनंगपाल द्वितीय ने इसमें काम किया, तोमर वंश का है वो, उसी ने दिल्ली बसाई थी, तो उसी की बात कर रहे हैं। राजधानी क्या थी? दिल्ली। इन्होंने तोमर राज्य को सुदृढ़ किया और सेना को अनुशासित किया। इन्होंने ही सूरज कुंड का, सूर कुंड लिखा है, सूरज कर लेना इसको, सूरज कुंड का निर्माण करवाया। तो सूरज कुंड का निर्माण सूरजपाल तोमर ही अनंगपाल द्वितीय है, एक ही आदमी के 2 नाम है ये। एक डैम भी बनाया था इन्होंने, अनंग बांध, अनंग बांध बनाया था, वो इन्हीं के नाम पर है। कहाँ पर? फरीदाबाद में। कंक्रीट से बना पहला बांध था वो, ठीक है। तो ये अनंगपाल तोमर ही क्या है? अनंगपाल द्वितीय, तोमर इसका वंश है। राजधानी इनकी दिल्ली थी, सूरजकुंड। पृथ्वीराज चौहान, ये तो बहुत बड़ा नाम है और शायद ही कोई ऐसा होगा जो क्लास को सुन रहा हो और जिसने इनका नाम ना सुना हो। बहुत प्रतापी राजा, लेकिन ये उत्तर भारत के नहीं है। उत्तर भारत का हर्षवर्धन था अंतिम। ये हुए हैं 12वीं शताब्दी के बड़े राजा, लेकिन इनकी टेरिटरी छोटी थी, दिल्ली, अजमेर और हरियाणा का कुछ हिस्सा। जैसे हर्षवर्धन को देखें तो वो पूरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अजमेर और अपना यूपी, कन्नौज उसकी राजधानी थी, मालवा, बंगाल, वो बड़ी बेल्ट का राजा था। ये लायक बहुत था, बहुत यंग एज में एक्सपायर हो गया। अगर ये राजा जिंदा रहते तो हो सकता है ये हर्षवर्धन से भी ज्यादा प्रतापी राजा बनते, लेकिन बहुत यंग एज में ही इनकी जान चली गई। और वो कहीं ना कहीं हमारे देश के गद्दारों का भी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान था। पृथ्वीराज चौहान से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे जयचंद, क्योंकि जयचंद की बेटी थी संयोगिता, जिन्होंने अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान से शादी कर ली थी। पृथ्वीराज चौहान बहुत लंबे नहीं टिके, 1178 में इन्होंने राजपाट संभाला और 1192 इनकी लाइफ का लास्ट ईयर था। तो आप खुद देखो, 78 से और 92, ये तो बहुत यंग एज में एक्सपायर हो गए, या कह दीजिए इनका मर्डर हो गया। इन्होंने खुद ही, भाई जो कहावतें हैं 1000 तरह की हैं, तो आप ये मान के चलो कि ये लायक तो बहुत था ये राजा, लेकिन गद्दारों के कारण ये उतना लंबा टिक नहीं पाया। इनकी शादी क्योंकि संयोगिता से इन्होंने कर ली तो जयचंद चिढ़ते थे और पृथ्वीराज चौहान की टेरिटरी पर नजर उठा के कोशिश की थी आने की मोहम्मद गौरी ने। गौरी जिसका कि बहुत बड़ा नाम था बाहर की तरफ, इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता था गौरी के आने से। गौरी यहाँ आया, बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी, हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया, गौरी भाग गया। अच्छा, पराजित करके भी क्या हुआ? जब वो पकड़ा, जैसे युद्ध में जब राजा हारते हैं ना तो उनको पकड़ के बंदी बना लेते हैं, हाथ पैरों को लोहे की जंजीर से बांध दिया, फिर सिर झुका के राजा के सामने खड़ा होना पड़ता है, भाई जिससे तुम हारे हो। तो जब गौरी आके ऐसे उसमें बंधन में था, आके खड़ा हुआ सिर झुका के, तो पृथ्वीराज चौहान जो है ना अपने सिंहासन पे बैठे थे, उतरे सिंहासन से और अपने सैनिकों को बोले कि तुम्हें अकल नहीं है, ये इतना बड़ा राजा है, ये भी राजा है, इसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हो और इसके सारे गहने क्यों उतार दिए? कितने अच्छे थे देखो मन से। इन्होंने कहा राजा ऐसा शोभा नहीं देता, और अपने गले के कीमती बेशकीमती हार निकाल के उस हारे हुए मोहम्मद गौरी के गले में डाले और बोले आप एक राजा हैं, ठीक है गलती सबसे होती है, आपने गलत निर्णय लिया, आपने फैसला गलत किया हमारे ऊपर अटैक करने का, कोई बात नहीं, आप आराम से जाइए और आप मेरे लिए एक मेहमान की तरह है। सोचो, हारे हुए आदमी का नियम क्या कहता था कि अगर कोई राजा हार जाए तुरंत उसकी गर्दन काट दो ताकि अगले साल आके ना तुम्हारे ऊपर अटैक कर पाए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान बाय हार्ट अच्छे थे, राजपुताना खून था इनके अंदर, इन्होंने उसको माफ कर दिया और माफ ही नहीं किया, उसकी इज्जत भी बचा के रखी। अदरवाइज बेइज्जत करके भगाते ना, अपने गले की माला उतार के, कीमती माला पहनते थे राजा महाराजा, उसके गले में डालना और फिर बोला इनके हाथ खोल दो और इज्जत के साथ उनको विदा किया। लेकिन मोहम्मद गौरी कितना घटिया आदमी था, उसने इस बात से चिढ़ मानी और कहते हैं अपने देश जाके 4 दिन तक एक कमरे में बैठा रहा, ना खाना खाया ना किसी से बातचीत की, 4 दिन प्लानिंग करता रहा और 5वें दिन बाहर आके बोला कि हम तैयारी करेंगे पूरा 1 साल और ठीक इन्हीं दिनों में हम दोबारा से अटैक करेंगे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, 1 साल में खूब तैयारी करेंगे। जिस आदमी ने उसकी जान बख्शी, अपने
गले की चीज उतार के, भाई माने तो होता है ना ये दूसरे की इज्जत बढ़ाना, लेकिन इसके मन में देखो क्या आया। और ठीक 1 साल बाद उसने वापस अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पर, और उसके उस अटैक में इंडिया के गद्दारों की लिस्ट में जयचंद का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। कहते हैं देश को जयचंदों से बचाना है। जयचंद ने गद्दारी की और अपनी एक बदला लेने के लिए कि मेरी बेटी जो है मेरे खिलाफ जाके इससे शादी की थी और मैं इसको जो है कहीं भी ताकतवर बनने नहीं दूंगा, और उसने गौरी की मदद की और गौरी उसकी मदद से पृथ्वीराज चौहान को हरा पाया। 1192 की तराइन की दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज यहीं पे मारे गए थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज को उसने मारा नहीं, बल्कि इनको जैसे जब पकड़ा, बंदी बनाए गए, तो एक्सपेक्टेड था इनको कि यार पिछले साल जब ये पकड़ा था तो मैंने इज्जत के साथ इसको छोड़ा था, अब भाई ये मुझे भी छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पृथ्वीराज लगातार उसको घूरते रहे और उन घूरती आंखों से शायद गौरी को शर्म आई होगी और गौरी ने उनको कहा आंखें नीची, तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा राजपूतों की आंखें बंद हो सकती हैं लेकिन झुक नहीं सकती। तो ये चिढ़ गया और इसने कहा इसकी आंखें फोड़ दो, अगर ये आंखें झुका नहीं सकता। आंखें फोड़ दी गई। तो उसके बावजूद भी, जैसे उस टाइम पे ये था कि राजा ताकतवर बहुत थे, मरते नहीं थे ऐसे छोटी मोटी जख्मों से। कहते हैं फिर ये कहावतें हैं, अब ये नहीं पता इनमें सच्चाई कितनी है। पृथ्वीराज रासो जो लिखी है चंद्र बरदाई ने, उसने लिखा है ये पृथ्वीराज रासो, बहुत बड़ा महाकाव्य कह लीजिए। उसमें लिखा है कि जब वो इसको पकड़ के ले गया अपने देश, तो वहां भी कहने को तो अंधे हो गए थे, आंखें छीन ली थी, लेकिन वहां भी उसके मन में इनके प्रति एक डर था और कहीं ना कहीं उनको गिल्ट भी था कि जैसा इसने मेरे साथ क्या किया, मैंने क्या किया। आदमी की आत्मा तो बोलती होगी ना कि तू गलत कर रहा है। तो कहते हैं एक बार वैसी जैसे जेल में घूमने आया करता था, तो पृथ्वीराज की जेल में बंद थे ये, जब बाहर खड़ा था तो बाण भट्ट ने इसने चंद्र बरदाई ने कहा कि बेशक इनकी आंखें आपने फोड़ दी लेकिन इनके हुनर को आप खत्म नहीं कर सकते। तो इसने कहा ऐसा कौन सा हुनर है, तो बताया कि ये शब्द भेदी बाण चलाते हैं। शब्द भेदी बाण मतलब होता है कि आवाज सुनी और आंख बंद है, बिल्कुल बंद है, लेकिन उस डायरेक्शन में बिल्कुल सही दूरी पे बाण चला देंगे, जहां जो सामान रखा है उसको एकदम से काट सकते हैं। तो इसने कहा अच्छा अगर इतनी स्किल है तो हम भी इसका प्रदर्शन देखेंगे। तो कहते हैं 1-2 दिन बाद अरेंजमेंट किया गया, पृथ्वीराज चौहान को जो है खड़ा किया गया, सामने कुछ इस तरह की चीजें रखी गई कि भाई इसको ये भेदनी है, और दूर सिंहासन पर बैठा हुआ था मोहम्मद गौरी। तो गौरी ने भाई इशारा किया कि चलो चलवाओ बाण। तो चंद्र बरदाई ने कहा कि ये तो राजा हैं, ये किसी सैनिक के कहने से बाण नहीं चलाएंगे, आप बोलेंगे तो ये बाण चलाएंगे क्योंकि ये आपको बराबरी का मानते हैं। तो गौरी ने जैसे ही कहा बाण कि भाई चलाओ, बाण चलाओ, तीर चलाओ, तो वो आवाज पकड़ते ही थे पृथ्वीराज चौहान, उसकी आवाज पकड़ी और तुरंत उसी डायरेक्शन में ऐसा तीर मारा कि गद्दी पे बैठे बैठे गौरी पीछे लुढ़क गया और वहीं कहते हैं उसकी डेथ हो गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये इतिहास को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, ऐसा नहीं हुआ था। हमें नहीं पता कि ये सच्ची बात है कि झूठी बात है, लेकिन ये सच है कि पृथ्वीराज चौहान एक प्रतापी राजा थे और उन्होंने अपना सर झुकने नहीं दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, हारे कहीं ना कहीं ये उनकी गलतियां भी रही, क्योंकि जिस 1 साल में वो अपने जीवन में मौज मस्ती करते रहे, उस 1 साल में उनका दुश्मन ताकत इकट्ठी करता रहा। उसने अपनी सेना को इतना पका लिया, इतना सेना को ताकतवर बना लिया कि 1192 में एक यंग नौजवान ही तो था। पृथ्वीराज चौहान कोई बुढ़े राजा थोड़ी थे, जवान राजा थे। अगर ये टिकते तो हो सकता है ये हर्षवर्धन से ज्यादा प्रतापी निकलते। वो भी तो 16 साल में राजा बना था, ये भी एज नहीं थे, लेकिन गद्दारों के कारण इनका जो लाइफ है वो लंबी नहीं टिक पाई। चलो पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय शासक थे। इन्होंने उत्तर भारत में अजमेर और दिल्ली पर शासन किया। इनका शासनकाल 1178 से 1192 ईस्वी तक रहा। वो 606 में था, ये 1192 में। ठीक है, तो कौन सी शताब्दी है ये? 12वीं शताब्दी। पृथ्वीराज चौहान कौन सी शताब्दी का राजा है? 12वीं का। क्यों कह रही हूँ 12वीं? क्योंकि यहाँ 11 लिखा है, 11 लिखा है तो एक आगे बोलोगे 12वीं। ठीक है। इन्हें विविध उपनामों से बुलाते हैं। राय पिथौरा, दिल्ली में ना आज भी हौज खास नाम की एक जगह है, उसके पास राय पिथौरा एक बस स्टैंड है। मैं जब सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई थी अंबेडकर नगर में, तो वो बस स्टैंड बीच में ही आता था, किला राय पिथौरा। तो राय पिथौरा किसका नाम है? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान ही पृथ्वीराज तृतीय भी कहलाते हैं। ठीक है, वहां एक बड़ा सा किला था तो उसको किला राय पिथौरा, राय पिथौरा इन्हीं का उपनाम। एक बार डीपी में आया था कई सालों पहले, राय पिथौरा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान, जो बहुत बड़े राजा साबित होते हैं अगर लंबे टिकते तो। पृथ्वीराज तृतीय भी यही है। पृथ्वीराज चौहान ही पृथ्वीराज तृतीय, चौहान तो इसका सरनेम हुआ, तृतीय से पहले 2 और आए होंगे। हिंदू सम्राट है और सपा दलक्षेश्वर ये इसके उपनाम है। जैसे किसी को नाम, भाई ये
एक एक्स्ट्रा नाम। तो सपा दल क्षेश्वर, राय पिथौरा, पृथ्वीराज तृतीय और हिंदू सम्राट, ये इसके उपनाम हैं। इन्होंने तराइन, तराइन कहाँ पड़ेगा? करनाल। इसी को तरावड़ी भी कहते हैं। किसी पेपर में हो सकता है कह दें तरावड़ी का युद्ध। अच्छा, एचएसएससी ऐसा कर सकता है, तराइन कह दें या तरावड़ी कह दें या तराउरी कह दें, इंग्लिश में तराउरी लिखते हैं। तो ये तीनों युद्ध एक ही हैं, तराइन के हैं ये, ठीक है। इसका पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। देखो इसने गौरी को हरा दिया था, छोटा सा राजा था, दिल्ली अजमेर है ही कितने, लेकिन इतने बड़े गौरी को हरा दिया। जबकि तराइन के दूसरे युद्ध में ठीक 1 साल बाद मोहम्मद गौरी ने इन्हें पराजित कर इनकी हत्या कर दी थी, ऐसा हिस्ट्री कहती है। लेकिन इनके ऊपर लिखा गया नाम क्या है इनका? इनका नाम पृथ्वीराज है ना, तो इनकी जो किताब लिखी ना इनके ऊपर, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसमें इनकी बड़ाई की है। किसने? जो इनके यहाँ रहा करता था चंद्रबरदाई, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने इन्हें पराजित कर इनकी हत्या कर दी। जाटवा, जाटवा छोटा सा एक राजा था हांसी हिसार के आसपास। और जब ये पृथ्वीराज चौहान के चैप्टर के बाद हमारे ऊपर जब ये गौरी और इन सब का अटैक हो रहा था ना, गजनवी गौरी, ये विदेशों से आने वाले लोग हैं, तब उस दौर में हमारे यहाँ हसन खां मेवाती या जाटवा या गोपाल सिंह टाइप के छोटे छोटे लोकल लीडर्स थे। ये लोकल आदमी थे जिन्होंने डट के मुकाबला किया, हारे अलग बात है लेकिन मुकाबला किया। जाटवा राजा का नाम है, हांसी और हिसार के सेना नायक थे, तो छोटे से लेवल पे काम करते थे। इन्होंने तराइन के दूसरे युद्ध में के बाद हांसी दुर्ग को जीता था, तो हांसी दुर्ग जीत लिया था, लेकिन लंबे नहीं टिकेंगे। मोहम्मद गौरी, क्योंकि वो तो ऊपर से लड़ता हुआ आ रहा है करनाल से, अब ये कहाँ आएगा? हांसी हिसार ही तो आएगा करनाल से मुड़ के। तो मोहम्मद गौरी के सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके साथ पश्चिमी बांगर क्षेत्र में हुए युद्ध में ये पराजित हो गए और इस युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। ये वही जाटवा है जिसने पृथ्वीराज चौहान का पहली लड़ाई में साथ दिया था, दोनों जीते थे। अब पृथ्वीराज भी मारा गया और जाटवा के ऊपर भी दिक्कत आई, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो वहां लड़ रहा था, फिर उसकी सेना आगे बढ़ी जिसमें उसका सेना नायक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने बांगर, आप जानते हो ना, बांगर हमारा इलाका है जो पुरानी मिट्टी है, जलोड़, जो अपना ये भिवानी वाली बेल्ट है उस तरफ की, ये सारा बांगर इलाका कहलाता है। तो बांगर क्षेत्र में लड़ाई हुई। किस कौन कौन लड़े वहां पर? गौरी और पृथ्वीराज तो वहां लड़े थे करनाल में। पृथ्वीराज के एक अंडर काम करता था जाटवा नाम का, और गौरी के अंडर काम करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी उनके सबॉर्डिनेट लड़े हैं इस इलाके में। और वहां गौरी जीता और यहाँ उसका सेनापति जीता पृथ्वीराज चौहान। वहां हमारे तराइन के युद्ध में पहले दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हारे और फिर उनका फ्रेंड जाटवा, जो उनका ही एक दोस्त था, ये भी हारा, ठीक है, मृत्यु हो गई। तो वहां भी डेथ, यहाँ भी डेथ, पहले में दोनों जीत गए थे। हसन खां मेवाती, बाबर का नाम सुना होगा। 1526 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई, पहली लड़ाई के बाद आएगा बाबर, मुगलों की शुरुआत जिसके नाम से की जाती है बाबर, उसके टाइम का था ये हसन खां मेवाती। आज इस नाम का वहां पर एक मेडिकल कॉलेज है, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज। कहाँ है? मेवात में। तो ये वही हसन खां मेवाती है, मेवात का था इसलिए मेवाती वैसे ही कह देते हैं, वैसे नाम है हसन खां। हसन खां लड़ा था, जम के लड़ा था, बाबर के साथ भी लड़ा था। बाबर से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं था, तोप का इस्तेमाल किया था बाबर ने पहली बार इंडिया में। तो ये बड़ी हस्ती था, उससे पंगा लेना तो कहीं ना कहीं हिम्मत थी इसके अंदर। हसन खां मेवाती लोदी वंश के शासकों के अधीन मेवात के शासक थे। लोदी वंश था ना दिल्ली में, ये आपने सुना होगा, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, पता होंगे ना आपको। तो ये बहलोल लोदी, 3 बड़े, उनके टाइम में मेवात का था, ये मेवात का छोटे से एरिया का ये राजा था। ये इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद मेवात के स्वतंत्र। अब इब्राहिम लोदी किससे हारा? बाबर से। सोचो पूरी एक टेरिटरी दिल्ली सल्तनत की में इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के अंडर बहुत सारे लोग और भी तो थे। उस टाइम मेवात में था हसन खां नाम का। अब जब इब्राहिम लोदी हार गया पानीपत की लड़ाई में, पहली लड़ाई में, तो हसन खान ने कहा भाई ये हारा होगा, मैं तो इंडिपेंडेंट राजा हूं, मेरी अलग आइडेंटिटी है, अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन अब फिर बाबर से लड़ना पड़ेगा। 1527 में बाबर के साथ हुए एक युद्ध में हसन खां मेवाती मारे गए और इनके बेटे नाहर खां को बाबर द्वारा बंदी बना लिया गया। तो इस चीज को कहानी की तरह समझना है। जाटवा ने किसकी मदद की थी? पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज को किसने हराया था? गौरी ने। गौरी का एक सेना नायक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जाटवा किसका सेना नायक था? इसका, पृथ्वीराज का। दोनों लड़ते हैं हांसी हिसार के इलाके में, जाटवा की डेथ हो जाती है। तराइन में दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की। फिर हम देख रहे हैं बाबर, जो कि बहुत लेटर स्टेज में आएगा। बाबर लड़ता है जब इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी की बड़ी टेरिटरी में हसन खां मेवाती उसके अंडर रह के काम कर रहा था, मेवात के इलाके में। अब उसका बड़ा राजा है जो कि लड़ रहा है पानीपत का पहला युद्ध, वो मर गया।
इब्राहिम लोदी मर गया, इसने कहा यार मैं हूं इंडिपेंडेंट, बेशक राजा मरा लेकिन मैं हूं स्वतंत्र। तो जिससे स्वतंत्र कह रहा है बाबर, अगर इसके राजा को मार सकता है तो इसको भी तो हराएगा। बाबर से 27 में लड़ा और फाइनली इसकी भी डेथ हुई। लेकिन ये भी बड़ी बात होती है कि मातृभूमि के लिए लड़ते हुए मरे, तो इसमें बेइज्जती नहीं होती। इसीलिए हसन खां मेवाती नाम के आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया गया, अदरवाइज क्यों बनाते? अगर इसकी इंपॉर्टेंस ही ना होती तो नाम से कॉलेज क्यों बनता? ये डरपोक होता है, उसके सामने घुटने टेक देता तो इसके नाम का कॉलेज नहीं बनता। इतिहास उनके चर्चे करता है जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, जिन्होंने घुटने टेक दिए होंगे उनका कहाँ इतिहास में जिक्र है? कितने लोगों ने तो बाबर के सामने हाथ जोड़ लिए होंगे कि ठीक है जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। ये लड़ा उससे, इसने कहा बेशक मेरा राजा मर गया लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लड़के और मारा गया, तभी इतिहास में अमर है ये। तो हसन खां मेवाती, ठीक है। नेक्स्ट है हेमू हेमचंद्र, एक बहुत ताकतवर, पहले तो एक व्यापारी था, इनकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य तो इसने उपाधि ली थी। एक व्यापारी था और ठीक ठाक सा काम था इसका, बढ़िया, लेकिन बाद में ये सेनापति बन गया। कहते हैं इसने 22 लड़ाइयां लड़ी, इसकी सेना जिसका ये हेड था, और कभी नहीं हारा। फाइनली इसके मन में आया कि मैं अगर इतनी लड़ाइयां दूसरे के अंडर रह के लड़ सकता हूँ राजा के लिए, मैं खुद भी तो लड़ाई करके अपना राजपाट संभाल सकता हूँ। इंडिया का एक दौर था जब इंडिया में 1555-56 के आसपास का दौर, उस टाइम इंडिया में कोई प्रतापी राजा नहीं रहा, क्योंकि जो ये मुगलों का पहला था बाबर, ये तो 1530 में मर गया। 30 से 40 इसके बेटे हुमायूं ने राज किया, लेकिन वो भी थोड़ा ना, ये मान लो कि ताकतवर उतना नहीं था जितना कि बाबर का एक धाक थी, वो हुमायूं की नहीं थी। फिर हुमायूं को यहाँ से खदेड़ दिया शेरशाह सूरी ने। सूरी ने 5 साल राज किया, 1540 से 45। फिर 10 साल इंडिया में एक खिचड़ी टाइप का राजपाट चला, कोई बहुत ताकतवर बड़ा राजा नहीं था। तो उस दौर में फिर से हुमायूं की इच्छा हुई कि मैं वापस इंडिया में अपनी गद्दी पे जाके बैठूं, क्योंकि ये तो दिल्ली में अपनी बादशाहत, मुगलों की बादशाहत के आदी थे। इसके पिताजी ने 4 साल में एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था, 10 साल इसने भी राज किया। तो वापस आया, जब ये वापस आया ना तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। अब ये हुमायूं के साथ नहीं है, हुमायूं की तो डेथ हो गई, उसका बेटा है अकबर जो महज 14 साल का है, तो अकबर तो लड़ नहीं सकता। अकबर का केयर टेकर है जिसका नाम है, एक बहुत बड़ा आदमी जिसने कि ये लगा लो कि पूरा अकबर को एक ऊंचाई तक पहुंचाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बैरम खां उसका संरक्षक था। तो बैरम खां लड़ा था, या कह लीजिए अकबर लड़ा था हेमू के साथ, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। ये लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि जब वहां से ये लोग आ गए तो इनको लगा, जैसे ये हुमायूं और ये अकबर, कि अब हम दिल्ली की गद्दी पे बैठ सकते हैं, अब कोई बड़ा राजा नहीं है। तो उस टाइम दिल्ली की गद्दी पे आके बैठ चुका था हेमचंद्र। हेमचंद्र 1-1.5 महीने गद्दी पे बैठा और इसको लगा कि मैं लायक हूं, अगर मैं 22 लड़ाइयां किसी और के लिए जीत सकता हूं तो अपने लिए क्यों नहीं राजपाट खड़ा कर सकता। 1.5-2 महीने का ही इसने राजपाट संभाला, तभी फिर ललकारा मुगलों ने, और वहां अकबर को रिप्रेजेंट कर रहा था बैरम खां, जिनकी सेना की ताकत बहुत ज्यादा थी। जैसे तुम मूवीज में भी देखते हो ना, जब ये लोग लड़ने आते थे ना, मुगलों की सेना, मुगलों की फौज, तो ये ऊपर से नीचे पूरा ऐसा लोहे टाइप के, वो जाल टाइप के कपड़े पहनते थे। जो हमारे राजपूत थे ना, वो नंगे, मतलब बिल्कुल बस कपड़े, सादा कपड़ा पहन के, कोई उनकी छाती पे कोई इस तरह की चीज नहीं, कोई सर पे नहीं। तो सोचो वार करते एकदम सीधे तलवार छाती में, कितनी आसानी से लगती होगी ना। और दूसरी तरफ ये मुगल क्या थे, ऊपर से नीचे पूरा वो लोहे का ऐसे जंजीरों वाला टोपा टाइप का, पूरे ऐसे गले से नीचे तक, पूरा घुटनों तक, पूरे इनके ऐसे पूरे बाजू बंद, और मतलब ये सेफ थे। आप पुरानी मूवीज, अकबर के ऊपर एक मूवी है ना, जोधा अकबर, उसमें देखने एक आइडिया मिलेगा। वो है तो झूठी आधी मूवी, लेकिन एक आइडिया मिलेगा कि लड़ाई कैसे हम हारते थे, क्यों हमारे राजा उतने बड़े लेवल पे लड़ नहीं पाते। सेना हमारी कमजोर नहीं थी, लेकिन हम वैसे कपड़े, हमारा खान पान, हमारा पहनावा वैसा नहीं था जैसा कि मुगलों का था। मुगलियाई खाने में आप देखें तो नॉनवेज ही इनका मेन फूड था। एक आदमी दाल रोटी खा रहा है सादी, और एक आदमी जो है नॉनवेज खा रहा है, तो वैसे ही हाइट हेल्थ में भी थोड़ा फर्क था। ऐसा नहीं कि हम कमजोर थे, हम बहुत ताकतवर थे। लेकिन आप देखना, जब हमारे योद्धा लड़ने जाते थे ना रणभूमि पर, तो हम ऐसे अपना बचाव करके कपड़े पहन के नहीं जाते थे कि भैया हम कैसे मरने से बचें। ये ऐसे कपड़े पहन के, इनकी पूरी फौज जो थी वो सेफ हैंड रहा करती थी। इनकी छाती पे तलवार लगे तो छाती को काट ही नहीं सकती, क्योंकि वो पूरी ऐसी वो पहन रखे हैं। जबकि हमारे ऊपर कोई एक मारेगा तो सीधा आदमी जाएगा, इसलिए हमारी सेना फिर कम पड़ती थी इन्हीं इसी कारणों से। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। अच्छा, हेमू की कहानी में सुना रही थी। तो हेमू लड़ा और हेमू ऑलमोस्ट जीत गया था,
अकबर हार रहा था बैरम खां। बाय चांस की बात है, एक तीर आके बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जब ये था ना कि अब 1 मिनट 2 मिनट में बस फाइनल हो जाएगा कौन जीता कौन हारा, उस लास्ट मोमेंट पे आके हेमचंद्र की किस्मत धोखा दे गई और एक तीर इसकी आंख में लग गया। जैसे ही वो तीर लगा तो आदमी, देखो आंख बहुत सेंसिटिव होती है, एकदम से चक्कर सा आया इसको, और ये हाथी के हौद पे बैठा था, देखा होगा ना हाथी को ऐसे ऊपर से कवर करके उसमें बैठता है राजा, एकदम से ये इम्बैलेंस हो गया और हाथी के हौद से नीचे गिर गया। तो पीछे खड़ी सेना को क्या पता कि तीर आंख में लगा, चक्कर आया है, उसको लगा हमारा राजा मर गया। और जैसे उन्होंने देखा कि हमारा राजा गिरा, सेना में एकदम भगदड़ मच गई और वो वापस भागने लगे। बस इस चीज का फायदा उठाया बैरम खान ने और तुरंत अपने घोड़े से कूद के और हेमू की गर्दन काट दी वहीं वहीं तुरंत के तुरंत। हेमू को समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ, और उससे पहले एकदम से ये हो गया, अगले मिनट में क्या था कि मुगल जीत गए और हेमू विक्रमादित्य मारा गया। जबकि ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी देखें तो किस्मत की तो बात कह लीजिए, वो तीर अगर आंख पे लगने से थोड़ा सा साइड से निकल जाता तो 100% विजय इसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य की थी। ठीक है, चलिए पढ़ें। हेमू या हेमचंद्र रेवाड़ी के एक साधारण व्यापारी थे। ये कोई योद्धा नहीं था, क्षत्रिय नहीं था, वैश्य था, रेवाड़ी के थे ये, जिन्हें शेर शाह के उत्तराधिकारी आदिल शाह ने अपना पीएम बनाया। ये शेर शाह सूरी जो है ना, 1540 से 45 तक इसने राज किया था। फिर एक कालिंजर अभियान में ये अपनी ही गलती से मारा गया था, किसी ने मारा नहीं था। उसके बाद फिर इसके वंशज आए, तो उनमें एक आदमी था आदिल शाह। उसने देखा यार ये व्यापारी काम का है, बढ़िया भाई इसमें कॉन्फिडेंस भी है और शरीर का भी अच्छा है, तो उसने इसको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। तो इसने भी सोचा यार दुकानदारी में क्या रखा है, बड़े आदमी का प्रधानमंत्री बनूंगा तो कहीं ना कहीं नाम भी हो जाएगा, ये पीएम बन गया। उन्होंने अक्टूबर 1556, ये देखो 1-1.5 महीने की कहानी है बस, 1556 में आगरा और दिल्ली पर आक्रमण करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो आगरा और दिल्ली, ये बोला मेरा इलाका ही है, और विक्रमादित्य के नाम से सम्राट बना। विक्रमादित्य अभी हम पढ़ रहे थे ना पीछे, कौन था अंतिम जो विक्रमादित्य लगाता था, हर्षवर्धन। विक्रमादित्य की उपाधि उसने भी ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य के नाम से सम्राट बने। पर नवंबर 1556, देखना अक्टूबर में तो ये आया है, इसने हिस्सा लिया, और नवंबर 1556 1 महीने में पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर से पराजित हो गए। अकबर के संरक्षक बैरम खां ने इनकी हत्या कर दी। यानी ये लंबा नहीं टिक पाया। आगरा दिल्ली में अक्टूबर 56 में ये बैठा, और फिर ये 56 से नवंबर आया और पता चला कि भैया लड़ना पड़ेगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई जिसमें मुगलों को रिप्रेजेंट किया बैरम खां ने, वैसे अकबर लेकिन वैसे बैरम खां ने इसका मर्डर कर दिया। ठीक है, ये दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक और अंतिम विक्रमादित्य थे। सम्राट नहीं कह रहे ये, अगर कहें अंतिम हिंदू सम्राट तो आप कहेंगे हर्षवर्धन, क्योंकि वो पूरे इलाके के थे, वो उत्तर भारत के थे। ये सिर्फ कह रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली तो बहुत छोटा था। उत्तर भारत में कहेंगे तो हर्षवर्धन 606 से 647 वाला, और कहें दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट तो आप कहेंगे हर्षवर्धन, ये सॉरी हेमू विक्रमादित्य या हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये हिंदू थे ना भाई, हेम नाम नहीं है, हेमू विक्रमादित्य, हिंदू राजा ही तो उपाधि लेंगे ये। और इनको किसने मार दिया, बैरम खां। तभी तो फिर पूरा मुगलियाई समाज चला आगे कई 100 सालों तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये कैरेक्टर ना, कहानी सुन लोगे तो ये याद रहेंगे। अब हमने कुछ पढ़ लिए जो तुम्हें आने चाहिए, ये सारे रिपीट अपने दिमाग में तुम्हारे में ना सब छपने चाहिए। हर्षवर्धन जो वर्धन का था, पुष्यभूति का था, नाग और रत्न प्रिय थे जिसको। ठीक है, महिपाल को बहुत बड़ा राजा नहीं है, लेकिन हांसी आसपास और दिल्ली के आसपास के इसने काम किया था, इस छोटे से इलाके में, बड़ा नहीं था। अनंगपाल जिसने दिल्ली बसाई, सूरजकुंड का निर्माण करवाया। ठीक है, तोमर वंश का। पृथ्वीराज चौहान की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। जाटवा हांसी हिसार के आसपास था। ये सेना नायक था, जैसे कि एक सेना नायक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी से ये हारा। हसन खां मेवाती, जब इब्राहिम लोदी हारा और मारा गया तो इसने कह दिया मैं इंडिपेंडेंट हूं, लड़ लूंगा जो आएगा। बाबर आया 27 में, इसको मार दिया। कोई बात नहीं, लड़ते हुए मरना बेइज्जती नहीं थी। हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य अंतिम हिंदू सम्राट, लेकिन सम्राट ना कहें, अंतिम हिंदू राजा। छोटे से दिल्ली के ही तो थे पूरे एरिया में थोड़ी, और 1 महीने के थे। अगला है गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जो था ना, गोपाल सिंह का डंका बजता था अपने इलाके में, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के आसपास। और इतना दुखी हुए थे इनसे मुगल फौजदार कि उन्होंने कहा भैया हमने मान लिया तुम जाटों के इस पूरे इलाके के चौधरी हो। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जिसके पास कोई बहुत बड़ा ऐसी कोई सेना नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा हथियार नहीं थे जैसा कि मुगलों के पास है, मुगलों के फौजदार ने भी हाथ जोड़ दिए कि ठीक है इस इलाके के चौधरी हम आपको मानते हैं, जाटों के इस इलाके के। तो अपने आप में इनका कुछ तो जज्बा रहा होगा जो इतने बड़े
बड़े आदमी भी झुके। गोपाल सिंह, गोपाल सिंह सीही, सीही कहाँ पड़ेगा आपके? फरीदाबाद में। और सीही इंपॉर्टेंट है, सूरदास नाम के एक बहुत आपने फेमस पर्सनालिटी सुनी होगी, कहते हैं अंधे थे, जन्म से अंधे, कभी देखा नहीं भगवान को, लेकिन इतना बेहतरीन कृष्ण के ऊपर उन्होंने काव्य लिखा, इतना सुंदर, ऐसा मनमोहक रूप कविताओं में शब्दों के माध्यम से उकेरा, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने देखा हो कृष्ण को। जैसे कृष्ण कहें, एक सुंदर से कृष्ण की पिक्चर, तो आपके दिमाग में एक हेल्दी सी पिक्चर उभरती है, बहुत हेल्दी सा, कोई छोटा सा गोल मटोल सा बच्चा जो कि ऐसे मक्खन खाते हुए और बहुत सुंदर देखने में, और फिर मोर पंख, क्योंकि हमने हजारों बार कृष्ण को ऐसे देखा है। इस आदमी की तो आंखें ही नहीं थी, फिर भी इसने कृष्ण का वो रूप सबके सामने शब्दों में उकेरा, तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये बिना देखे किसी को इतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते थे। कृष्ण काव्य धारा के कवि थे ये। तो गोपाल सिंह सीही गांव के निवासी थे, बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक थे। तो बल्लभगढ़ जो कहाँ पड़ेगा? फरीदाबाद में। इसकी जो जाट रियासत थी ना, इसके हेड थे ये। कौन? गोपाल सिंह। आज भी गांव में कितने लोगों का नाम गोपाल सिंह होता है। फरीदाबाद के मुगल फौजदार, अब मुगलों ने फरीदाबाद का एक फौजदार, भैया तेरी ड्यूटी है इस इलाके को कंट्रोल में रखना, तो मुगलों का एक फौजदार था जिसका काम था इस फरीदाबाद के इलाके को डील करना। तो इसने इनके हमलों से परेशान होकर इन्हें बल्लभगढ़ का स्वामी और चौधरी स्वीकार किया। तो इन्होंने उस मुगल फौजदार, जिसके पास देखो कैसे तो कपड़े थे कि कोई मार ना सके, ऐसी सेना लेके बैठा था वो, कितने ही हथियार, उसके सामने एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई बड़े हथियार नहीं, लेकिन इतने आक्रमण कर दिए उसके ऊपर, उसकी सेना को इतना नाको चने चपवा दिए कि उसने हाथ जोड़ लिया कि मैंने मान लिया आप इस पूरे जाट बाहुल्य इलाके के चौधरी हैं। तो बल्लभगढ़ का स्वामी बन गया। कौन? गोपाल सिंह। ठीक है, ये इनको देश में कोई नहीं जानता, पर आपको और मुझे इसलिए जानना है क्योंकि हमारे इलाके के बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे। तो गोपाल सिंह बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक थे। और इनसे कौन दुखी हुआ? मुगलों का एक फौजदार। और क्या बोला कि आप बल्लभगढ़ के स्वामी हो। भाई यही जाट रियासत बल्लभगढ़ की तो थी जिसकी इसने स्थापना की, जाटों का वो था, ये हेड था। तो बल्लभगढ़ का स्वामी और चौधरी कौन बने? गोपाल सिंह। ठीक है। हरियाणा के प्रमुख राजनीतिक, ये तो थे इतिहास के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जिनमें हमने कौन कौन देखा? गोपाल सिंह देखा, हमने महिपाल देखा, हमने जाटवा देखा, पृथ्वीराज चौहान हमने देखा, हर्षवर्धन हमने देखा, हेमचंद्र विक्रमादित्य हमने देखा। तो हम देख रहे हैं ज्यादातर लोग हिंदू लोग थे, अब तक जितने हमने पढ़े ना। उनके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो बाबर का है, जो कि मुगलों के उसको बिलोंग करता है। या हमने देखा गौरी का है, जो कि ये पूरे जो बीच वाली बेल्ट है ना मध्य एशिया की, इस तरफ से अटैक करने आए थे। तो हमारे इलाके में इस चीज को दिमाग में समझना, रटना मत, गौरी, गजनवी और मुगल, इनके साथ हमारे हरियाणा के लोगों ने टक्कर ली है। गौरी का इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, इंडिया के इतिहास में, वर्ल्ड के इतिहास में। गजनवी का बहुत बड़ा नाम है, और मुगलों का तो बहुत ही बड़ा नाम है। आपके न ही गोपाल सिंह का नाम है, न ही आपके जाटवा का नाम है, न ही आपके किसी का जो नाम पढ़े आपने, लेकिन आप ये देखो इन्होंने उन लोगों से टक्कर लेने की हिम्मत दिखाई। इसे कहते हैं कि हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। कौन लड़ा, कौन जीता, कौन हारा, वो सेकेंडरी बात है, लेकिन कम से कम इन लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि बिना कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक तो नहीं थे, ना इनके पास कोई बहुत बड़ी सेना थी, ना बहुत बड़े हथियार थे, लेकिन फिर भी उन लोगों से इन्होंने टक्कर ली जिनको इतिहास के पन्नों में नाम दिया गया है। तो यानी ये दिलेर किस्म के आदमी रहे होंगे। और ऐसा नहीं कि दब गए, उनसे खुलेआम टक्कर ली, चाहते तो माफी मांग लेते, सामने पैरों में गिर जाते, उनके नौकर बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। उनसे भिड़े, उनसे लड़े, चाहे मारे गए, लेकिन इतिहास में, हरियाणा की संस्कृति में तो अमर हो गए। इसलिए कहावत है कि जो असली योद्धा होते हैं ना, वो सर कटवा सकते हैं लेकिन सर झुकाते नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल्स आपने पढ़ लिए। ठीक है, अब आया हमारे प्रमुख राजनीतिज्ञ, जिन्होंने राजनीति में काम किया। वो थे हमारे राजा महाराजा, चाहे कोई छोटा फौजदार था, कोई सेनापति था, लेकिन उन्होंने इतिहास में काम किया। अब हम पढ़ेंगे हमारे राजनीति में किन बड़ी हस्तियों ने काम किया। पंडित दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा जी वो हैं, शर्मा तो तुम समझ जाओ कि इन्होंने हिंदी और हिंदू इनके लिए काम किया होगा। तो हमारे हरियाणा में झज्जर को बिलोंग करने वाले हैं ये, और इन्होंने हिंदी को फेमस करने के लिए हिंदू आंदोलन टाइप की चीजें चलाने की कोशिश की कि किस ना किस तरह करके मैं हिंदी को उसकी जगह दिलवाऊं, ऐसा ना हो कि हिंदी किताबों से गायब हो जाए। तो इसलिए इनका नाम फेमस है, पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म झज्जर में हुआ 1763, तो काफी पुरानी बात कर रहे हैं। तो झज्जर में जन्मे, झज्जर याद रखना। इन्होंने हिंदू समाज में जागृति और हिंदी भाषा के सम्मान के लिए
पूरे देश की यात्राएं की। ये हिंदू महासभा के सदस्य थे। 1837 में इनका निधन हो गया। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जब इनका जन्म हुआ उस टाइम पे औरंगजेब के वंशज काम कर रहे थे, यानी 1000 सालों से हमारे इस हरियाणा के ऊपर मुगलों का, कभी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का राज रहा। तो एक डर सबके मन में था, क्योंकि मुगलों ने और दिल्ली सल्तनत के राजा सुल्तानों ने हमेशा कोशिश की कि जो इंडियन संस्कृति है, जो पुराने टाइम से चली आ रही है, उसको थोड़ा सा दबा दिया जाए। देखो हर कोई ऐसा ही करता है और अपनी चीजों को उभारा जाए, सब करते हैं ऐसा। आज आपके देश में जो पीएम है, आज से 10 साल पहले जो पीएम थे, वो चाहते थे लोग बीजेपी को भूल जाएं। अब जो पीएम है वो चाहते हैं कांग्रेस को लोग भूल जाएं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हर कोई चाहता है कि मुझे याद रखा जाए, पीछे वाले को सब भूल जाए। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। जो ये बीच का दौर था ना मुगलों वाला, तो पंडित दीनदयाल शर्मा जी को लगा कि कहीं हिंदुओं का नुकसान हो, हिंदी संस्कृति का नुकसान हो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण की। हिंदू महासभा जो मेनली हिंदुओं के लिए काम कर रही थी, इन्होंने हिंदी के प्रति लोगों के मन में एक प्यार पैदा किया कि भागो मत, ये अरबी फारसी के पीछे मत भागो। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में एक बड़ी लड़ाई थी अंदर ही अंदर। अरबी फारसी को जानबूझ के सुल्तान और बादशाह आगे बढ़ाते थे, और हमारी जो लोकल थे ना, जैसे सूरदास है, कबीरदास है, ये हमारी ब्रज को, अवधि को, हमारी संस्कृत को, इनको आगे बढ़ाते थे। तो ये आपस में एक तरह से ये था, किसकी भाषा आगे रहेगी? आगे वो रहेगी जिसको राजा महाराजा आश्रय देंगे, जिसमें ढेरों किताबें लिखी जाएंगी। आम आदमी के पास न लिखने के लिए कागज था, न कलम थी, न वो इतना खर्चा कर सकता था। राजा अपने यहाँ आश्रय देते, ढेरों लेखकों को, कवियों को अपने यहाँ बुलाते, उनका खाना पीना करते, महीनों महीनों सालों सालों वो पढ़े रहते और वो लिखते। अब राजा अगर मुस्लिम है तो वो कहेगा आप अरबी और फारसी में लिखो, राजा अगर हिंदू है तो वो कहेगा आप संस्कृत में लिखो। तो बीच के जो 1000 साल हैं, इसमें हिंदू राजा तो थे नहीं, इसमें लगभग सारे के सारे मुसलमान थे। इसीलिए अरबी फारसी को बहुत ज्यादा उतार, ये मतलब चढ़ाव दिखा, और हिंदी का और बाकी चीजों का एक नीचे कहीं ना कहीं फेस हुआ, करनी पड़ी वो चीजें हमें। इसीलिए इस टाइम पर ऐसे लोगों ने कोशिश की कि हिंदू, हिंदी और इन सबको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल शर्मा झज्जर में जन्मे हैं, हिंदू समाज के लिए, हिंदी भाषा के लिए काम किया, हिंदू महासभा के मेंबर भी बने। अब उम्मीद है याद रह जाएगा, सुन लोगे ना कहानियों की तरह तो याद रहेगा। ठीक है, नाम में देख लो ना, शर्मा जी हैं तो झज्जर, हिंदी, जागृति, हिंदू, हिंदू महासभा, ये सब इनके साथ। सर शादीलाल बहुत 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 अमीर परिवार में जन्मे। सर से समझ जाओ, अंग्रेजों की देन होता है सर। सर या नाइटहुड किसी के नाम में आया तो अंग्रेजों ने दिया। ये इस लायक थे कि अंग्रेजों को इनको सर की उपाधि देनी पड़ी। आपके देश में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है ना, जो जिसको आप पहले लाहौर हाई कोर्ट कहा करते थे, इस हाई कोर्ट में हमेशा अंग्रेज जज बनते थे। ये पहला इंडियन था जो जज की कुर्सी पर बैठा। ये बहुत बड़ी बात है। तुम ये मान के चलना कि किसी ऐसे आम आदमी को तो जज नहीं बनाएंगे। इसकी लायकियत इतनी थी कि इसको अंग्रेजी राज में चीफ जस्टिस की पोस्ट मिली। तो कितने पढ़े लिखे होंगे, बहुत धनी धनाढ़ परिवार से बिलोंग करते थे, रेवाड़ी को बिलोंग करते थे, पढ़ने के लिए विदेशों में घूमने गए, बहुत अमीर थे, बहुत ज्यादा अमीर। पढ़ लिख के बैरिस्ट्री की पढ़ाई वापस यहाँ आए और फिर इन्होंने वकालत शुरू की। इनकी इंपॉर्टेंस इस बात से और जानो कि ये सिर्फ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे। 1920 से 34 तक ये आपके लाहौर हाई कोर्ट में रहे, या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कह लो, जिसको हम बाद में नाम दिया गया। और उसके बाद 1934 से 38 तक ये लंदन में प्रीवी काउंसिल थी। जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इसमें बैचेस में भी पढ़ते हैं, उन्हें पता है प्रीवी काउंसिल क्या है। प्रीवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था ना पहले, उसके खिलाफ, उसको फेडरल कोर्ट बोलते थे, एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं, फेडरल कोर्ट, उसके खिलाफ सुनवाई थी प्रीवी काउंसिल लंदन में। यानी इंडिया में जितने मामले हैं उनको सबसे बड़ा कोर्ट देख सकता था फेडरल कोर्ट, उसकी भी गलती के खिलाफ सुनवाई थी लंदन के प्रीवी काउंसिल में। तो सोचो वहां जो लोग बैठते होंगे वो कितने लायक होंगे। ये हमारे लिए प्राउड की बात है, सर शादीलाल को उस प्रीवी काउंसिल में 4 साल बैठाया। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं तो मानते होंगे ना कि इनका दिमागी स्तर उनकी टक्कर का है, या शायद उनसे बेहतर है, तभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए और फिर प्रीवी काउंसिल लंदन में इनको बैठने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था इस आदमी के अंदर, वरना अंग्रेज इतने भले नहीं थे जो हमारे किसी हरियाणा के ऐसी किसी को उठा के और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दे। तो अपनी लायकियत के दम पे इनको ये पोजीशन मिली। बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी इंडियन के लिए। हमारे हरियाणा में जन्मे, हमारे लिए प्राउड की बात, रेवाड़ी में। सर उपाधि बाद में, शादीलाल नाम। सर शादीलाल का जन्म
1874 में रेवाड़ी के एक धनी परिवार में हुआ। रेवाड़ी की आपने कई हस्ती पढ़ ली हैं, रेवाड़ी के एक धनी परिवार में हुआ। इन्होंने 1900 में लाहौर से वकालत की। तो 1874, इनकी ढेरों डिग्रियां विदेशों की भी हैं, सिर्फ लाहौर नहीं, विदेशों में पढ़ाई की। तो 1900 में आप सोच लो कितने, 26 साल के हो गए, तो 26 साल में इन्होंने वकालत कर ली थी लाहौर से, और फिर देखो वहीं के कोर्ट में चीफ जस्टिस लग गए। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। तो कुछ तो था इनके अंदर कि इनको सर की उपाधि मिली, राय बहादुर। जैसे आज भारत रत्न मिलता है ना, तब ये मिला करती थी राय बहादुर, और या फिर सर या नाइटहुड। तो इनकी दो उपाधियां हो गई, सर भी इनके नाम के आगे और राय बहादुर भी। 1909 में 1910 में पंजाब विधानसभा के सदस्य बने, उस टाइम पर अंग्रेजों के टाइम में। और 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाले। ये थोड़ा सन ठीक कर लेना, ये गलत कर दिया टाइपिस्ट ने, यहाँ 1920 आना चाहिए। 1920 में ये पंजाब हाई कोर्ट, उस टाइम पंजाब हाई कोर्ट एग्जैक्टली लाहौर हाई कोर्ट था, ठीक है, के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। तो कितनी बड़ी बात है, चीफ जस्टिस एक इंडियन को बना दिया। जबकि अंग्रेज तो ये मानते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, हमें इंडियंस को तो वो कुत्तों की बराबरी पर रखते थे। और इस आदमी को उन्होंने माना कि हाँ भैया इसमें तो कुछ बात है, तभी तो इसको चीफ जस्टिस बनाया। और चीफ जस्टिस से आगे फिर कहाँ पहुंचाया, लंदन प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 5 वर्ष तक लंदन में प्रीवी काउंसिल सदस्य भी रहे। 1934 से 38 तक रहे, तो 34 को भी गिन लिया, 38 तक 5 साल हो गए। 1941 में इनका निधन हो गया। तो सोचो, निधन से 2-3 साल पहले तक ये प्रीवी काउंसिल लंदन में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इंटेलिजेंट रहे होंगे ना, तभी तो इतनी बड़ी बात है कि यहाँ भी काम किया, टॉप मोस्ट पोजीशन अचीव की, फिर लंदन भी गए। तो कहाँ जन्मे थे, रेवाड़ी में। बहुत अमीर थे। इन्होंने लाहौर से वकालत की। अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी, सर की उपाधि भी दी। पंजाब हाईकोर्ट या लाहौर हाईकोर्ट में पहला इंडियन है जो चीफ जस्टिस बना 1920 से 34 तक लगातार। फिर 34 से चले गए प्रीवी काउंसिल में 38 तक के लिए। फिर बीमार रहने लग गए होंगे, 41 में इनका निधन हो गया। तो कोई भी सर शादीलाल पूछे तो हमें ये बातें याद रखनी है। दीनदयाल शर्मा जी हिंदी, हिंदू है ना, हिंदी के लिए काम किया। कहाँ जन्मे थे, झज्जर। ये कहाँ जन्मे थे, रेवाड़ी। अमीर थे काफी। नेक्स्ट है चौधरी बंसीलाल जी। बंसीलाल जी का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सीएम में भी मैंने आपको बहुत डिटेल से ये सब पढ़ाया था, आपको याद होगा। सबसे लंबा कार्यकाल हरियाणा के, एचएसएससी ने कई बार भजन लाल कहा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, बंसीलाल के दिनों की संख्या ज्यादा है। हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल एज चीफ मिनिस्टर बंसीलाल जी का है। 3 बार आपके सीएम बने हैं, 7 बार एमएलए बने हैं। देश में आला कमान जब रही थी इंदिरा गांधी, तो बहुत अच्छे लिंक थे इनके देश की पीएम, और पूरी कांग्रेस पार्टी में इनकी धाक थी। तभी तो कैबिनेट मंत्री रहे देश के, आपके नहीं, सिर्फ देश के कैबिनेट मंत्री। रेल मंत्री रहे, रेल मंत्री में ही परिवहन मंत्री भी तो आ गया ना, परिवहन का डिपार्टमेंट संभाला इन्होंने। और एक इन्होंने रक्षा मंत्रालय। तो कितनी बड़ी बात है, आपके राज्य से एक आदमी देश में कैबिनेट स्तर पे काम करके आया, आपके राज्य का सीएम भी रहा, और सबसे लंबे कार्यकाल वाला सीएम। इसी के टाइम में, बंसीलाल जी के ही टाइम में, आपके पूरे हरियाणा में हर गांव में बिजली के खंभे गड़ गए थे। तो टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्टेट, यानी हरियाणा का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण किस टाइम में हुआ, बंसीलाल। फव्वारा सिंचाई इनके टाइम की देन है। 1970 में पूरे में बिजली इनके टाइम की देन है। मारुति उद्योग लिमिटेड इनके टाइम की देन है। इसलिए कहते हैं आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार है ये, आधुनिक हरियाणा के निर्माता हैं। जिस हरियाणा में आज तुम बैठे हो ना, तुम प्राउड के साथ कहते हो कि जीडीपी में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। हमारा टोटल देश के जीडीपी से अगर एवरेज निकालें तो हम बहुत ज्यादा आगे हैं। तो इस कंडीशंस को बनाने में, एक बेस में जिसने काम किया, वो थे हमारे बंसीलाल जी, ठीक है। तो बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल का जन्म अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गोलागढ़, ये पेपर में आ जाएंगे कि ये कहाँ जन्मे थे। ये सब कुछ चीजें ना याद रखनी होती हैं। जैसे झज्जर में कौन थे, पंडित दीनदयाल शर्मा। रेवाड़ी में कौन थे, जो मेन थे, सर शादीलाल। कहाँ से वकालत की, लाहौर से। कहाँ चीफ जस्टिस बने, लाहौर हाईकोर्ट में। फिर ये कहाँ गए, प्रीवी काउंसिल में, 34 से 38, 41 में इनका निधन, ठीक है। तो अब इसमें याद रखना, इनका एक तो जन्म पूछ सकते हैं अगस्त 1927 में। वो कब जन्मे थे, 1874 में। ये याद रखने पड़ेंगे आपको, कुछ चीजें बार बार पढ़ के याद होती हैं। भिवानी में जिले के गोलागढ़ गांव में। तो बंसीलाल जी का जन्म कहाँ हुआ है, गोलागढ़ में। कहाँ पड़ेगा, भिवानी में, ठीक है। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता या शिल्पकार, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हरियाणा कहा जाता है, क्योंकि सारी चीजें भैया, बिजली होगी, गाड़ियां बनेंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मारुति में कितने हजारों लोग लगे हुए हैं, और फव्वारा सिंचाई, टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन, सब इनकी देन है। ये 7 बार तो एमएलए बने, विधानसभा का सदस्य मतलब एमएलए। तो सोचो 7 बार एमएलए बनना कितनी बड़ी बात। और 3 बार ये सीएम बने,
ठीक है, इन्होंने सन दे दिए 68 से 75, 85 से 87, 96 से 99। लेकिन इस टाइम ये कांग्रेस के नहीं थे, इस टाइम ये कांग्रेस के थे, इस टाइम कांग्रेस के, इस टाइम ये अपनी पार्टी बना के बैठे थे, हरियाणा विकास पार्टी, ये इनकी पार्टी का नाम था, हरियाणा विकास पार्टी। किसकी पार्टी थी ये? बंसीलाल जी की। इस दौर में इन्होंने हरियाणा में शराबबंदी विधेयक भी लागू करवाया। शराबबंदी यानी शराब पूरी तरह बंद करने की कोशिश की, वैसे वो नाकामयाब रही, नहीं पॉसिबल हुआ था, क्योंकि हरियाणा दिल्ली से इतना लगता है, बॉर्डर इतने क्लोज में है कि दिल्ली से यहाँ सप्लाई करना बहुत आसान था, और चारों तरफ से उतनी वो चीज नहीं एक्सपेक्ट जो की थी वो नहीं बन पाई थी। खैर, मुख्यमंत्री के पद पर है, तो कितनी बार सीएम बने? 3 बार। कितनी बार एमएलए बने? 7 बार। आधुनिक हरियाणा के निर्माता हैं, भिवानी के गोलागढ़ में इनका जन्म हुआ। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। 1996 में कांग्रेस से अलग होने के बाद हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की। इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। 12 साल इन्होंने एज सीएम ऑफ हरियाणा काटे, और इनके टाइम में ही मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिफिकेशन और अपनी मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना 1970 में गुड़गांव में, और फव्वारा सिंचाई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें, गोलागढ़ गांव भिवानी में पड़ता है जहां इनका जन्म हुआ, और ये लौह पुरुष कहलाते हैं क्योंकि स्ट्रिक्ट थे कुछ नियमों में। ठीक है। भजन लाल, जिनको हरियाणा एचएसएससी ने माना कि सबसे लंबा कार्यकाल है, लेकिन है नहीं। भजन लाल 2 बार सीएम बने, पर कार्यकाल इनका भी अच्छा खासा है। और भजन लाल जो हैं ये मेनली तो भाई जैसे अगर कहें हरियाणा में 4 लाल, तो उनमें भजन लाल, बंसी लाल और अपना देवी लाल और ये मनोहर लाल, ये चारों कहलाते हैं, तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। भजन लाल का जन्म 1930 को, अब देखना इनका जन्म कब हुआ था, ये जन्म जो है ना पूछ लेंगे, तभी तो देखो दोनों आसपास सीएम रहे, एक ही एज के थे। ये 27 में जन्मे, वो 30 में। तभी आपने देखा था ना लिस्ट में, सीएम की लिस्ट में कभी बंसीलाल, फिर भजनलाल, फिर बंसीलाल, फिर भजनलाल, ऐसा कई बार हुआ। तो कारण एक साथ के थे। अब जो लीडर एक साथ के हैं वो एक साथ जवान हुए होंगे, एक साथ राजनीति में आए होंगे। तो बंसीलाल जी बड़े थे, टाइम पीरियड भी इनका लंबा है। ये 27 के हैं, वो 1930 के इनके बाद जन्मे, इनका टाइम पीरियड उनसे लंबा है। वो ये गोलागढ़ गाँव में जन्मे थे। ठीक है। इनका 1930 में हुआ, और ये हरियाणा उस टाइम का पंजाब था, बहावलपुर पंजाब में हुआ था। उनका गोलागढ़ में, इनका बहावलपुर में। वो 1927 में, ये 1930 में। वो लगातार में लंबे, लगातार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लंबा कार्यकाल रहा 12 साल का। ठीक है। 2 बार, वो कितनी बार बने? 3 बार, ये 2 बार हरियाणा के सीएम बने, 1979 से 1985 और 91 से 96 तक। 2 बार हरियाणा की राजनीति के केंद्र बिंदु, मतलब सीएम, केंद्र बिंदु होता है सीएम। इन्होंने हरियाणा सरकार में, अच्छा बंसीलाल जी के बारे में लिखा नहीं था, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं फिर बता देती हूँ। बंसीलाल जी आपके देश में बड़ी पोस्ट पर रहे। किस मंत्रालय को इन्होंने संभाला? रेल मंत्री बने, कितनी बड़ी बात है। और एक आपके रक्षा मंत्री बने। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कौन सा हरियाणा का ऐसा मिनिस्टर रहा, या हरियाणा की कौन सी हस्ती थी, व्यक्तित्व के स्वामी थे, जो देश के कैबिनेट रैंक पर बैठे। कारण इंदिरा गांधी के साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसलिए इंदिरा खुद नीसिंग ब्लॉक करनाल में आई थी 1970 में, जब टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। तो ये 2 बड़े पद पर। भजनलाल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नेशनल लेवल पे बड़े लीडर नहीं बने, ये नेशनल लेवल पे लीडर बने थे। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं देखना, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री, देखो ये वो देश की सरकार में थे, ये हरियाणा सरकार में, ये अंतर था। कृषि मंत्री, वन और पर्यावरण मंत्री के पद को भी सुशोभित किया है। ठीक है। तो अगर पूछें कि बंसीलाल जी ने, किसने देश में कैबिनेट मंत्रालय के पद पे काम किया, तो आप कहेंगे बंसीलाल जी ने। कौन कौन से? रेल मंत्री और रक्षा मंत्री। कहाँ जन्मे थे? 1927 में, गोलागढ़ गांव। कहाँ पड़ेगा? भिवानी। ये पंजाब के बहावलपुर में जन्मे। इन्होंने हरियाणा की राजनीति में 2 बार ये सीएम बने, और हरियाणा में ये मंत्री के पद पर रहे, एक कृषि मंत्री और एक वन और पर्यावरण मंत्री। ठीक है। तो दोनों के काम अलग थे, वो नेशनल लेवल पे है, ये हरियाणा के लोकल लेवल पे। 2011 को हिसार में इनका देहावसान हो गया। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज तो अभी पीछे तो एक्सपायर हुई हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। इलेक्शन के रिजल्ट्स में तो बीमार थी ना वो बहुत, जब 2019 में ये सब चल रहा था, रिजल्ट आए थे और सब चीजें, तब वो काफी बीमार थी, इसलिए उन्होंने मंत्रालय भी नहीं लिया इस बार। सुषमा स्वराज आप जानते हैं हरियाणा के अंबाला को बिलोंग करती हैं, और बहुत यंग एज से ही राजनीति में इनका इंटरेस्ट था। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा हुआ था, लॉ भी पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट तक इनकी जो है वो एक पहुंच थी, और काफ़ी अच्छी जानी मानी ये मान लीजिए हस्ती थी। आपने देखा होगा ना इनकी शब्दों पे कितनी बढ़िया पकड़ थी। तो शब्दों पे पकड़ उसकी होती है जिसका रिश्ता या तो साहित्य के साथ रहा हो, या जिसने लॉ पढ़ा हो, वही अच्छे ढंग से तर्क दे सकता है। दिल्ली में पहली महिला सीएम बनी है, और दिल्ली को इन्होंने
इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से संभाला। देश के कैबिनेट रैंक पे, बड़े रैंक्स पे भी रही। पीछे तो विदेश मंत्री थी पिछले, जब सरकार, इसी सरकार का कार्यकाल पिछला था 14 से 19 वाला। और कई बार इन्होंने बीजेपी के हेड के रूप में भी काम किया, मतलब छोटे लेवल पर। तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा, और अगर कहें महिलाओं की टुकड़ी में सबसे उभरता हुआ चेहरा, तो सुषमा स्वराज का था बीजेपी मेंबर में। ठीक है। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला, कैंट, हरियाणा में हुआ। इन्होंने एसडी कॉलेज अंबाला छावनी, अब जहां जन्मी है वहीं तो पढ़ेगी ना, तो वहीं से अंबाला छावनी से बीए, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली। लॉ पढ़ी थी, मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट तक इनकी पहुंच थी। तो ये हरियाणा में जन्मी है, अंबाला में, वहीं से इन्होंने बीए किया। फिर लॉ पढ़ने के लिए ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गई। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी, सॉरी, चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी, पीयू। भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, की शीर्ष महिलाओं में गिनी जाती है। इनफैक्ट सबसे ऊपर थी। अगर आप कहें बीजेपी की दो बड़ी महिलाएं, तो पहला नंबर इनका ही आएगा, है ना भाई। निर्मला सीतारमण का तो बहुत पीछे नंबर है, आपने बहुत पुराना नाम भी नहीं सुना। सुषमा का नाम मुझे ध्यान है, हम सुषमा स्वराज बचपन से सुनते थे कि कोई बड़ी लीडर है, और इनका एक तरीका था, एक बोलने का तरीका, इनका भाषण देने का तरीका, इनकी जो शब्दों पे पकड़ थी वो गजब थी। तो वो लॉ के कारण थी, जो पीयू से इन्होंने किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो शीर्ष महिलाओं में गिनी जाती हैं सुषमा स्वराज। 11वीं, 12वीं और 15वीं लोकसभा की एमपी चुनी गई थी। अब पूछ लेंगे, एक देंगे, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं किस में नहीं थी? तो बच्चा सोचेगा 11वीं, 12वीं, 13वीं इकट्ठे इनमें रही होगी, 15वीं में नहीं हुई। गलत। 11वीं, 12वीं और 15वीं लोकसभा में एमपी थी। 11, 12, 15, 13 नहीं है, 13, 14 में नहीं थी, 11, 12, 15। ठीक है, लोकसभा की सदस्य चुनी गई थी। उन्हें सन 2009 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की, 2009 मतलब 11 साल पहले, 19 सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो सोचो, चुनाव प्रचार के लिए समिति बनाई कि भाई ये हमारे चुनाव प्रचार का ध्यान रखेगी, उसमें ये हेड बनी थी। तो बीजेपी को कितना फेथ रहा होगा ना इनके ऊपर, नहीं तो क्यों हेड बनाते, हेड ऐसे किसी को थोड़ी बनाते हैं। तो इनका जन्म अंबाला कैंट में, वहीं से इन्होंने बीए किया। फिर ये पंजाब यूनिवर्सिटी गई लॉ पढ़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तक इनको महारत थी, और इन्होंने एक यंग एज में ही राजनीति में कदम रखा। बोलने में बहुत बढ़िया थी, तो एक बढ़िया कमांड थी, इसलिए लोगों के बीच में जाती तो एक अपने आप से जुड़ाव फील करते थे लोग। ये कैबिनेट मंत्रालय इन्होंने संभाला था, सूचना प्रसारण मंत्री ये रही थी। और हरियाणा में जब पहला हिसार में दूरदर्शन केंद्र खुला था ना, तो उसका इनॉग्रेशन करने 2002 में सुषमा स्वराज को बुलाया गया, क्योंकि ये उस टाइम पर ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थी। तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इनके पास थी। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्री, मैंने बता दिया, कैबिनेट मिनिस्टर, और राजधानी दिल्ली की पहली महिला सीएम, मुख्यमंत्री रही। 2014 से 2019 तक भारत की विदेश मंत्री रही। तो ये देखो कितने बड़े डिपार्टमेंट इन्होंने देखे कैबिनेट के। पहले ये सूचना प्रसारण मंत्री थी, तब ये हिसार आई थी हमारे दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन करने। एक ही दूरदर्शन केंद्र है आपके हिसार में। फिर ये विदेश मंत्री रही पिछले टेन्योर में। 19 में तो इनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, मुझे ध्यान है, ये दिखी नहीं थी चुनाव प्रचार वर्षा में। बिल्कुल ये हो गया था कि ज्यादा बीमार है। इतनी यंग एज में एक्सपायर हुई कि बहुत एज थोड़ी थी, मेरे ख्याल 60s में ही तो थी, अभी 70 भी नहीं पकड़ा। तो उस हिसाब से देखें तो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गई। ठीक है, 6 अगस्त 2019 को 67 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। तो 19 के चुनाव में ये उतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन 14 के चुनाव में ये खूब एक्टिव थी, और विदेश मंत्री बनी थी 2014 के, यानी कि 16वीं लोकसभा में। तो ये 11वीं में चुनी गई थी एमपी, 12वीं में चुनी गई, 15वीं में चुनी गई। ये वो दौर था जब इनकी ऐसा सरकार बहुत ताकतवर नहीं थी। लेकिन अब 17वीं और 16वीं, 17वीं में तो खैर इनकी डेथ के मतलब टाइम ऐसा हो गया था कि अब ये नहीं आगे लंबे खींच पाएंगे इस चीज को। लेकिन अभी जो इससे पहले इलेक्शन थे उसमें ये विदेश मंत्री थी, तो एमपी थी तभी तो विदेश मंत्री बनेगी। ठीक है, आज हमने ये, हाँ टाइम हो गया, ये हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिया आज। आज हमने राजनीतिज्ञों के बारे में पढ़ लिया, और एक हमने पढ़ लिया जो ऐतिहासिक लोग हैं। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमने निपटा ली। अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे प्रमुख साहित्यकार, यानी किताबें जिन्होंने लिखी हैं, किसी भी तरह से जिनका योगदान है लिटरेचर में, उनके बारे में जानेंगे। ये कहानियां सुन के ना सिर्फ सुनने से भी नहीं आएंगी, अब तुम्हें किताब उठानी पड़ेगी। जो मेरी वाली किताब है ना, उसमें ये सब चीजें एज इट इज हैं। ये सबसे लास्ट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। कई बार बच्चे कहते हैं मैम टॉपिक बता दिया करो, तो ये हरियाणा का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, पेज नंबर 243 पर है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज। इसका पेज पढ़ा दिया मैंने ये। ठीक है, इसके हमने 2-3 पेज पढ़ लिए हैं, साहित्यकार कल पढ़ेंगे। तो 244 तक हमने आज पढ़ लिया। उम्मीद है ये कहानियां सुन के तुम्हें शायद चीजें याद रह जाएंगी। 1927, 1930 गोलागढ़ और पंजाब का बहावलपुर, ये किसकी बात हो रही है समझ में आ रहा है? 27 में बंसीलाल और 30 में है अपने भजन लाल।
बहावलपुर पंजाब के भजनलाल जी और गोलागढ़ भिवानी के अपने बंसीलाल जी। बंसीलाल जी देश की कैबिनेट मिनिस्ट्री में रहे, भजनलाल जी अपने राज्य की कैबिनेट मिनिस्ट्री में रहे। 7 बार एमएलए कौन बने हैं? बंसीलाल जी। 3 बार सीएम कौन बने? बंसीलाल जी। 2 बार सीएम कौन बने? भजनलाल जी। अभी हमने पढ़ा था पंडित दीनदयाल शर्मा, क्यों इंपॉर्टेंट है? झज्जर में जन्मे हैं, 1700 में जन्मे, 1800 कुछ में एक्सपायर हो गए, 37 के अराउंड। हिंदी के लिए काम किया, उन्हें फील हो रहा था कि कहीं अरबी फारसी और ये उर्दू हावी ना हो जाए, तो हिंदू महासभा के मेंबर बने। हिंदी और हिंदुओं के उत्थान के लिए उन्होंने खूब काम किया। ठीक है। सर शादीलाल रेवाड़ी में जन्मे, खूब अमीर थे, लाहौर से इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। इतने इंपॉर्टेंट मानते थे अंग्रेज इनको कि इनको जो हाई कोर्ट था हमारा उसका चीफ जस्टिस बनाया, पहला इंडियन। इनसे पहले किसी इंडियन को उतनी औकात नहीं मानी उन्होंने, इनकी मानी, तो कुछ तो रहे होंगे। राय बहादुर की उपाधि दी और फिर प्रीवी काउंसिल लंदन में जहां बैठक होती थी, जहां सिर्फ अंग्रेजों का ही राज चलता था, वहां ये 5 साल अटके 1920 से 34 तक ये हाई कोर्ट में रहे चीफ जस्टिस, और फिर ये 34 से 38 तक प्रीवी काउंसिल में, 41 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है। तो आज हमने इतिहास के इंपॉर्टेंट लोगों को जाना और अपने जो ये थे ना साहित्यकार, तो आज नहीं पढ़े, ये अपने राजनीतिक हस्तियां। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया। धीरे धीरे करके जब पढ़ते जाओगे ना ये सब चीजें आसान लगेंगी। खुद पढ़ते हैं ना तो चीजें याद नहीं होती, जैसे भूल जाते हैं कि बहावलपुर गोलागढ़ 27 30, फिर याद नहीं आता, या गोपाल सिंह कौन था, बल्लभगढ़ का चौधरी कौन था, किसने इनको ये नाम दिया। ये सब चीजें, कहानियां एक बार सुन लोगे, अब पढ़ लेना, किताब जरूर पढ़ लेना। ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम बुक कौन सी है? कोई भी किताब जो तुम्हारे पास है वो बेस्ट है। किताब कभी खराब नहीं होती, चाहे किसी भी राइटर की, किसी भी टीचर ने जब मेहनत की है ना तो उसकी मेहनत का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सब टीचर्स मेहनत करते हैं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता कि बिना मेहनत के वो कामयाब हो जाए। अगर उन्होंने नाम कमाया है तो इसका मतलब उन्होंने मेहनत की है। मैंने भी ये किताब निकाली है हरियाणा जीके की, लास्ट ईयर इस साल की स्टार्टिंग में आ गई थी, इसका पहला एडिशन था। ये बुक है। अगर आपके पास कोई और किताब है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे पढ़िए, नहीं है तो आप ये ले सकते हैं। इस किताब में मैंने कोशिश की है मैक्सिमम चीजें कवर करने की। मैंने रिपीटिशन भी जानबूझ के किया है चीजों का, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार आप सुनेंगे, जितनी बार चीजें आपकी नजरों में से गुजरेंगी, उतना ज्यादा आपको याद होगा। ठीक है। ये बहुत रीजनेबल है, बहुत महंगी भी नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। 130 रुपए शायद इसका प्राइस है, 130, हाँ 130, 130 रुपए की किताब है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पॉकेट पे बहुत भारी पड़ेगी, भाई 300-400 रुपए खर्च करने हैं। और इसमें मैंने ना हर पेज पर हर चैप्टर को कोशिश की है मैप से समझाने की। बहुत सारे लोगों ने मैप से समझाया, अच्छी बात है, मैप दिमाग में एक इमेज बना देता है। 252 इसमें पेजेस हैं, हर चैप्टर के लास्ट में इसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। इक्की दुक्की मिस्टेक टाइपिस्ट करते हैं, उतनी मैंने भी बहुत कोशिश की ना हो, लेकिन टाइपिस्ट की मिस्टेक हमेशा मिलती है। अब अगले एडिशन में कोशिश कर रहे हैं वो और कम हो जाए। ठीक है। बाकी खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, हमेशा खुश रहो और जीवन में कोशिश करो कि जितना हो सके अपना भी बेहतर हो और दूसरे का भी बेहतर हो, क्योंकि जैसा करेंगे कर्मा रिटर्न्स बैक, घूम के आप ही के पास आएगा। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा ही चाहो, हमेशा ये दुआ करो कि सबका भला हो, उससे आपका भला अपने आप होता रहेगा। लेकिन कर्म करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो खूब मेहनत करो और जीवन में हमेशा आगे की तरफ देखो। पीछे जो बीत गया वो है ना, बीत गई सो बात गई। पुरानी चीजों पे रोने से कुछ नहीं हासिल होता, जो बीत गया उसको भूल जाओ। आगे क्या अचीव करना है, अब क्या हम कर सकते हैं, हमेशा इस तरफ, इस नजरिए से जिंदगी को देखो। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग मुझे बर्थडे की विशेष दे रहे हैं, ये आप लोगों का प्यार है जो मैं यहाँ तक पहुंची, ये स्टूडेंट्स का प्यार है जो हम इतना ऊंचाइयों तक पहुंच पाए। और अभी एक बहुत लंबा रास्ता है जो कवर करना है। आप कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ना, इनको और नीचे के स्तर तक के लोगों तक पहुंचा दें, स्कूली स्तर तक अपनी शिक्षा को इस लेवल तक पहुंचा दें कि बच्चा छठी से ही उसके दिमाग का विकास ऐसा हो कि उसको आगे जाके सिर्फ कोचिंग के लिए ना सोचना पड़े। वो छठी से 12वीं तक ही इतना बेहतर बन जाए कि वो सेल्फ से पढ़ना सीख जाए, उसको ना जरूरत पड़े कि वो 12वीं के बाद जब उसको जिंदगी के थपेड़े झेलने पड़े वो तब जागे, वो छठी से जागृत हो जाए और उसके मन में पढ़ाई के प्रति एक प्यार, एक आशा जागे कि मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी पढ़ सकती हूँ। हर इंसान पढ़ सकता है, बशर्ते एक अच्छा माहौल मिले, ऐसे टीचर्स मिल जाएं जो सही रास्ता दिखा दें। कोई किसी को नहीं पढ़ाता, मैं आपको पढ़ा नहीं सकती, मैं सिर्फ आपके मन में मोटिवेशन पैदा कर सकती हूँ। और जिसके मन में मोटिवेशन पैदा हो गया ना, वो अपने आप पढ़ता जाएगा। कोई किसी को नहीं पढ़ाता, इंसान खुद पढ़ता है, खुद मेहनत करता है, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, अपने हिस्से की मेहनत भी खुद ही करनी पड़ती है। वो सबको करनी है, आपको भी मुझे भी। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे खूबसूरत, बहुत सारे लोग तो केक बना के, फ्लावर्स बना के, बुके बना के भेज रहे हैं।
कोई लिख रहा है दुनिया बहुत अजीब है दुनिया, लेकिन फिर भी जीना है ना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जियो, हमेशा खुशी से भरे रहो, सामने वाले के सामने दिखाओ ही मत कि तुम दुखी हो या तुम गम में डूबे हो। लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बशर्ते आपको समझ में आ जाए कि जीना कैसे है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, थैंक यू वंस अगेन।